स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटल ग्रुप पे। हम लोग एटीट्यूड देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपना जो पहले से कार्यक्रम चल रहा है घिसा पिटा कि पहले रिवीजन करेंगे। पहले जो लेक्चर पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वही है कि यहीं पे आपको पता चल जाए रिवीजन। तो रिवीजन में हमने कहा कि अभिवृत्ति होती क्या है। अभिवृत्ति हम दो तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने एक फ्लो बताया था चार्ट की, उचित कार्य का या काम का संपादन कोई करता है तो और उसका अभ्यास करते रहे, बराबर अभ्यास करते रहेगा तो क्या बनता है, आदत बनता है। ठीक है ना। और आदत बनने के बाद उसका चरित्र अच्छा हो जाता है, उसको बोलते हैं सदचरित्र। क्या बोलते हैं, सदचरित्र। और सदचरित्र का व्यक्ति कैसा माना जाता है, सदगुण माना जाता है, सदगुण माना जाता है। ठीक है ना। यही हम आदत से एक और चीज जोड़ देते हैं, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब क्या, कि अगर कोई एटीट्यूड जैसा होगा उस हिसाब से आदत बन जाएंगे उसकी। आदत बन जाएगा तो वो अभिवृत्ति क्या करेगा, चरित्र का भी निर्माण करेगा, सदचरित्र होगा, सदगुण होगा। देखो हम आदत में लाके एक डंडा जोड़ दिए हैं, ये उचित वाला हमारा चल रहा था। तो अभिवृत्ति को डिफाइन करने के लिए फ्लो चार्ट में बता सकते हैं कि अभिवृत्ति वो है जिसके आधार पर मानव का चरित्र का निर्धारण होता है, आदत बन जाता है। वो आदत पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक सिंपल सा बात कह सकते हैं। दूसरा बात, अब दूसरी बात हमने क्या कहा कि अभिवृत्ति को या एटीट्यूड को डिफाइन करना है। एटीट्यूड को डिफाइन करना है, ये अभिवृत्ति हो सकता है, मनोवृत्ति हो सकता है, या आ, क्या और हो सकता है इसमें, नजरिया। नजरिया कहते हैं ना, देखने का नजरिया कैसा है आपका, तो नजरिया है ये बताता है एटीट्यूड। मनोवृत्ति बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। हम लोग हर बात में अभिवृत्ति को लेके ही चलेंगे। हमने कहा कि इसका परिभाषा या डिफिनीशन की बात करें, डिफिनीशन की बात करें तो हमने परिभाषा ये दिया था कि क्या दिया था, किसी व्यक्ति का किसी किसी विषय, विषय में बहुत सारे विषय हो सकते हैं, विषय या घटना के प्रति, घटना के प्रति व्यक्ति का व्यक्ति का विश्वास, विश्वास, जानकारी, जानकारी, सोच, सोच या धारणा, धारणा, ब्रैकेट में संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद, पसंद, नापसंद का भाव, का भाव, तथा क्रिया करने की तत्परता, क्रिया करने की, ये भाव की जगह ब्रैकेट में भावनात्मक कर लेना, क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को क्या बोलते हैं, समुच्चय को ही हम अभिवृत्ति बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। ये हमारा डिफिनीशन होगा हमेशा कि किसी व्यक्ति का किसी विषय या घटना के प्रति व्यक्ति का विश्वास, जानकारी, सोच, धारणा, संज्ञानात्मक पसंद या नापसंद का भाव, भावनात्मक पक्ष, तथा क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। अर्थात हम इसको और समरी करें कि हमने तीन पक्ष इसके बताए, पक्ष भी होगा तो यही लिखेंगे। तीन पक्ष क्या बताए इसके, अभिवृत्ति के, अभिवृत्ति के तीन पक्ष बताए हमने। तीन पक्ष क्या क्या बताए, तो एक बताया संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, एक बताया भावात्मक, एक बताया आपका व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक। ठीक है। संज्ञानात्मक में क्या, किसी की सोच, किसी की विचारधारा, ठीक है, विचारधारा, किसी का जानकारी, जानकारी, किसी की धारणा, इटीसी, ये संज्ञानात्मक पक्ष को रिफ्लेक्ट करते हैं। भावनात्मक पक्ष को क्या पसंद करते हैं, भावनात्मक पक्ष ये रिप्रेजेंट करते हैं पसंद, जिसको कोई पसंद हो या अनुकूल कार्य करे, अनुकूल कार्य करे उसको सकारात्मक रूप में बोला जाता है। ठीक है, सकारात्मक बोला जाता है। और निगेटिव में क्या होगा, नापसंद होगा, नापसंद, नापसंद होगा तो नापसंद में क्या होगा, प्रतिकूल कार्य करेगा, प्रतिकूल कार्य करेगा वो क्या होगा, निगेटिव या नकारात्मक होगा। भावनात्मक, व्यवहारात्मक क्या, किसी कार्य करने की, ये जैसे अभी हम बताते हैं, कार्य करने की तत्परता आ जाती है, तत्परता आ जाती है। तो हमने बड़ा सिंपल वे में बोला कि पसंद नापसंद का, जैसे कि हमने क्या कि हमें संज्ञानात्मक है, जैसे हम पीछे करेला करेला चिल्लाए थे,
वो बहुत सारे एग्जाम्पल होगा। लेकिन संज्ञानात्मक में हम करेला की बात करें, केवल टेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं चीज को, उनको कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर जानकारी हो जाए, उनकी जानकारी दे दें कि भाई कैंसर के इस समय बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं, और करेला खाओगे तो क्या होगा, कैंसर से फ्री होगे। और लड़कियों को खास करके बोल दो कि चेहरा चमकने लगेगा, तो करेला पसंद ना हो तब भी खाएंगे। तो ये चेहरा के भी बात हो सकता है। इसमें जानकारी दे दी तो वो क्या हुआ, उसको टेस्ट कड़वा जो लग रहा था ना, वो अच्छा लगने लगेगा। मतलब भावनात्मक क्या था, पहले था नापसंद, पसंद करने लगा। और उसके कार्य करने की तत्परता, अब खाने लगेगा, खाने लगेगा, वो कार्य करने की तत्परता हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमें मालूम है कि वृक्ष क्या क्या कार्य करता है पर्यावरण के लिए। हाँ, और ये है कि वृक्ष को लेके हमारा कुछ ना कुछ जानकारी है, धारणा है कि पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है, स्वच्छ रखना है, तो वृक्ष लगाना है। तो उसमें हो सकता है कि आपका पसंद की भावना आए दूसरे को लेके। भावनात्मक पक्ष क्या हो गया कि आप पसंद आ रहा है, वृक्षारोपण कोई अभियान चला रहा है तो आप पसंद कर रहे हो, आप जाके उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, तो कार्य की तत्परता। तो तीनों पक्ष होना चाहिए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक होना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर से यहीं पे देख लेते हैं कि ये तीन घटक होते हैं अभिवृद्धि के। संरचना क्या होता है, तीन होता है। ठीक है ना। और तीनों के हमने एग्जाम्पल दिया। वृक्ष का ही एग्जाम्पल ले लो कि वृक्ष रोपण को लेके कुछ आपका जानकारी होगी, धारणा होगा कि पर्यावरण को क्या करता है, पर्यावरण को स्वच्छ करता है। दूसरा क्या, भावात्मक होगा, अभियान देख के, वृक्षारोपण देख के आप भावुक हो रहे हैं कि अरे यार मैं भी करूंगा, है, मतलब अच्छा पसंद आ रहा होगा। अगर पर्यावरण के प्रति आपको जागरूकता है तो वृक्षारोपण को क्या आप बढ़ावा दोगे, और फिर जाके कार्य करने की तत्परता में क्या करोगे, आप वृक्षारोपण करोगे, वृक्षारोपण करोगे। ठीक है ना। ये बात हमने एग्जाम्पल के साथ भी बता दिया, और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे कि हमने कहा कि किसी व्यक्ति की किसी विषय के प्रति, किसी विषय के प्रति, विषय के प्रति, या कोई घटना भी हो सकता है, विषय या घटना के प्रति व्यक्ति का व्यक्ति का व्यक्ति का सोच विचार जानकारी धारणा पर्यावरण, धारणा सोच विचार जानकारी धारणा संज्ञानात्मक पक्ष, ऐसे ही बोलेंगे परिभाषा। किसी व्यक्ति की किसी विषय या घटना के प्रति व्यक्ति का सोच विचार जानकारी धारणा, ब्रैकेट में लिखेंगे संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद या सोच विचार जानकारी धारणा से उत्पन्न पसंद या नापसंद का भाव, या अनुकूल या प्रतिकूल का भाव, भावात्मक पक्ष, तथा व्यवहारात्मक कार्य करने की तत्परता के समुच्चय को क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं। ठीक है ना। ये बात डेफिनेशन में भी हो गया, तीन घटक हो गए, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी हो गया। अब जरा सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हम क्या करने जा रहे थे कि इसकी विशेषता क्या है। विशेषता क्या, बड़ा सिंपल में देखेंगे विशेषता क्या है। तो विशेषता में हम जितना परिभाषा जानते हैं उसी की विशेषता कुछ लिखेंगे। परिभाषा क्या लो, तो परिभाषा क्या, तो किसी विषय के प्रति, ये अभिवृत्ति किसी विषय के प्रति, विषय या घटना के प्रति बनता है, प्रति बनता है। ठीक है ना। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। दूसरा है ये जन्मजात ना होकर अर्जित किया जाता है। क्या, अर्जित किया जाता है, अर्जित किया जाता है, अर्थात इसको सीखा जाता है, सीखा जाता है। ठीक है, अपने वातावरण से, मतलब हमारे पास अगल बगल या कैसा वातावरण है उससे हम सीखते हैं। ठीक है। तीसरा हम विशेषता क्या पढ़ेंगे कि अभिव्यक्ति में पसंद या नापसंद की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति में पसंद या नापसंद की अभिव्यक्ति आती है, अभिव्यक्ति होती है कि हम कोई चीज कार्य कर रहे हैं, उसके विचार, मतलब हमारे विचार क्या है, जानकारी क्या है, उसके प्रति पसंद या नापसंद की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति कैसा हो सकता है, पॉजिटिव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। सकारात्मक कैसे, एग्जाम्पल कि हम लिंग समानता की बात करें, लिंग समानता की बात करें, ठीक है ना, लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र के ऊपर हो सकता है, समाजवाद को लेके हो सकता है, इटीसी बहुत सारे लेके। निगेटिव कैसा हो सकता है, तो भेदभाव करने वाला हो सकता है, अभिवृद्धि हो सके कि आदमियों से भेदभाव करे, पक्षपात करे, पक्षपात करे। ठीक है ना। पूर्वाग्रह भी इसका क्या होगा, नेगेटिव। पूर्वाग्रह किसी के बारे में सोच के धारणा ही बन जाए, हमारा धारणा ही बन जाए कि निम्न जाति के ऐसे होते हैं, या एसटी ऐसा होता है, महिलाएं ऐसा होती हैं,
वही पूर्वाग्रह होता है, ठीक है ना, पूर्वाग्रह। तो ये निगेटिव क्या होता है, हमारा नकारात्मक अभिवृत्ति होते हैं। तो हमने विशेषता में बताया किसी विषय या घटना के प्रति बनता है, अर्जित किया जाता है, पसंद या नापसंद की अभिव्यक्ति होती है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एग्जाम्पल दे दिया। अब नेक्स्ट अभिवृत्ति में देखें तो ये क्या होता है, अस्थायी होता है। ज्यादातर क्या होता है, अस्थायी होता है, दीर्घकालिक होता है अभिवृत्ति। लेकिन कुछ परिस्थितियों में क्या परिस्थितियों में बदल सकते हैं अभिवृत्ति, लेकिन बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अभिवृत्ति कैसा होता है, मोटिवेशनल भी होता है। मोटिवेशनल होता है, मोटिवेशनल कैसे होता है अभी एग्जांपल बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मोटिवेशनल मतलब प्रेरणात्मक भी होता है, प्रेरणात्मक भी होता है, ये इसकी विशेषता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले लें कि आप क्या कर रहे हो कि वृक्षारोपण अभियान देख रहे हो कि कुछ एनजीओ वृक्षारोपण कर रहा है और आपको पहले से विचार है कि बहुत अच्छा वृक्षारोपण है, पर्यावरण के लिए बहुत सही है, मतलब शुभ शुभ विचार है पर्यावरण को लेके। तो वृक्षारोपण अभियान देके आप मोटिवेट हो जाओगे और क्या होगे, वृक्षारोपण करने लगोगे, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशनल की भी होती है, इसमें प्रेरणात्मक होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, तो ये हमने यहाँ तक बता दिया। अब अगर देखें तो ये कैसा होता है, अभिवृत्ति एम्बी बैलेंस भी हो सकता है, एम्बी बैलेंस भी हो सकता है। तो ये भी इसकी विशेषता है, एम्बी बैलेंस हो सकता है। एम्बी बैलेंस का मतलब क्या कि जैसे हमको बारिश बहुत अच्छा लगता है, बारिश बहुत अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है यहाँ भी आ गया, अच्छा मतलब अनुकूल है, लेकिन भीगना अच्छा, लेकिन भीगना पसंद नहीं करता, भीगना पसंद नहीं करता। तो पसंद और नापसंद दोनों की भावना आने लगा। बारिश अच्छा लगता है लेकिन भीगना पसंद, तो ये एम्बी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये बात समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो हमने क्या बताया, किसी विषय या घटना के प्रति बनता है क्या, अभिव्यक्ति अर्जित की जाती है, पसंद या नापसंद की अभिव्यक्ति होती है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तीसरी बात हमने बताया कि ये अस्थायी प्रकृति का होता है, दीर्घकालिक प्रकृति का होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बदला जा सकता है, लेकिन बहुत मगजमारी करना पड़ेगा। दूसरा प्रेरणात्मक होता है, मोटिवेशनल होता है। और फिर कुछ अभिवृत्ति के कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि कुछ अभिवृत्तियां एम्बी बैलेंस भी हो सकती हैं, बारिश पसंद है लेकिन भीगना पसंद नहीं है। तो ये विशेषता भी हो गया हमारा साथ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चले तो डिफरेंसेस में ज्यादातर पूछा जाता है। तो आप देखते हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड और वैल्यू में डिफरेंस क्या है। देखो दोनों की पहली बात तो यहाँ पे हमें डिफरेंस लिखना है तो डिफिनेशन लिख लेना है सबसे पहली बात। तो डिफिनेशन तो नहीं बताने वाले, वैल्यू को भी डिफिनेशन बता दिया, एटीट्यूड को भी डिफिनेशन बता दिया। डिफिनेशन के अलावा यहाँ पे डिफिनेशन लिख देना दोनों का, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल इसमें पहली बात क्या अगर देखना है तो पहली बात है कि यहाँ पे हमारा एटीट्यूड कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या वैल्यू का भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? नहीं साहब, ये हमेशा क्या होते हैं, मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं और हमेशा क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, वैल्यू मूल्य जो होंगे वो पॉजिटिव ही होगा। पहली बात ये डिफरेंस हो गया, डिफिनीशन तो डिफरेंस था ही। दूसरी बात है कि इसके तीन घटक होते हैं, तीन घटक या तीन कंपोनेंट होते हैं और तीन कंपोनेंट में एक सी होता है, एक ए होता है, एक बी होता है। कैब मॉडल भी बोला जाता है। कॉग्निटिव इसको बोलते हैं, इसको अफेक्टिव बोलते हैं, इसको बिहेवियरल बोलते हैं, अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, ये तीन कंपोनेंट होते हैं इसके। लेकिन इसमें अगर देखा जाए इसमें तो भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष पक्ष लिख रहे हैं, भावात्मक पक्ष क्या होता है, प्रबल होता है। भावात्मक पक्ष प्रबल होता है, इसमें तीनों होते हैं, इसमें भावात्मक पक्ष क्या होता है, प्रबल होता है। इसकी स्थिरता देखें तो स्थिरता तो होता है, अस्थायित्व तो होता है, अस्थायित्व तो होता है, इसमें स्थिरता होता है, दीर्घकालीन होता है। लेकिन अगर हम मूल्य की बात करें, मूल्य की बात करें चौथा पर, तो मूल्य ज्यादा स्थिर होता है, मूल्य ज्यादा स्थिर होता है किससे, एटीट्यूड से। ये मूल्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और अभिवृत्ति क्या होता है, एक पीढ़ी में हो सकता है कुछ और हो और आगे मतलब वो जिंदा रहता है। लेकिन देखो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, यहाँ पे जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी एटीट्यूड रहेगा। दूसरे जन्म में पता नहीं कौन सा लेके आए, उसका मनोवृत्ति क्या होगा, आई डोंट नो, बट ये डिफरेंस मेन होगा, समझ रहे हो। और भी लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन हम मेन हमें क्या होगा, 8 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, एटीट्यूड और वैल्यू में डिफरेंस, डिफिनेशन दोनों का। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये मार्गदर्शक के रूप में पॉजिटिव होता है। तीन ये क्या है, कंपोनेंट होता है, भावात्मक पक्ष प्रबल होता है, अस्थायित्व ज्यादा होता है, मूल्य। और भी लिखना चाहते हो तो आपने डीकेडी करके लिखना है। जैसे डीकेडी करना क्या है
कि जैसा मूल्य होगा ना, जैसा मूल्य होगा दिया जाएगा, वैसा उसकी क्या बनेगा, वैसा उसकी अभिवृद्धि बनेगी। अर्थात अभिवृद्धि के निर्माण में मूल्य क्या होते हैं, अपने आप में ये आधार बनते हैं, और मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मूल्य अपने आप में साध्य होगा। ये किसी का आधार नहीं बनने वाला, ये अपने आप में साध्य होगा, लेकिन यहाँ पे एटीट्यूड को निर्माण करने के लिए होगा। तो ये डिफरेंस हम लिख सकते हैं, डीकेडी करेंगे कभी तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो याद होना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं किस पे, तो एटीट्यूड और बिलीफ, विश्वास। एटीट्यूड और बिलीफ की बात करें, बिलीफ या विश्वास की बात करें, तो दोनों में डिफरेंस पहले समझ लो क्या होता है। बिलीफ हमारा विश्वास होता है, हम कोई चीज देखते नहीं है, हम तो जानते नहीं कि ईश्वर है कि नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। एटीट्यूड ऐसा नहीं है। एटीट्यूड में मतलब हम सीधी बात करें, बड़े मोटी मोटी सी बात समझो कि एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट होना चाहिए। 3 कंपोनेंट क्या, वो होना चाहिए कि संज्ञानात्मक हो, ठीक है, भावात्मक हो, और इसमें क्या हो, व्यवहारात्मक हो। 3 पक्ष होना ही होना है इसमें। लेकिन बिलीफ में क्या है, बिलीफ में हमारी जानकारी होती है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, लेकिन व्यवहारात्मक क्या होता है, गॉड होता है, गॉड होता है। व्यवहारात्मक क्या हो जाएगा, गॉड हो जाएगा। और भावात्मक पक्ष क्या होता है, भावात्मक पक्ष होता ही नहीं। बिलीफ का मतलब क्या, कि हमारे पास जानकारी हो, कोई अवधारणा हो, कोई सोच हो, ये बात सबसे ज्यादा प्रबल होता है बिलीफ में। जबकि इसमें तीनों कंपोनेंट चाहिए। बिलीफ में क्या, संज्ञानात्मक होगा, जैसे कि हम घर से या अपनी फैमिली से या किसी से सुनते आते हैं, संज्ञानात्मक माने ईश्वर है, हाथ जोड़ के पूजा करो नहीं तो श्राप दे देंगे। मतलब संज्ञान में है हमारे कि भाई कोई है ऐसी बाह्य शक्ति जो पृथ्वी को संचालित कर रही है। लेकिन संचालित कर रही है तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम व्यवहार में क्रिया करने लगे कुछ ऐसा। गॉड हमारा होता है, व्यवहार नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके प्रति कोई भावात्मक हमारा नहीं होता है, पसंद या नापसंद की कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है बिलीफ में। एक चीज है, पसंद या नापसंद हो ही नहीं सकता, अनुकूल या प्रतिकूल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि बिलीफ में, विश्वास में ये चीज ध्यान रखना बात को, कि व्यवहारात्मक क्या होता है, व्यवहारात्मक हमारा गॉड होता है, ठीक है ना। और भावात्मक पक्ष इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक। पहली बात ये समझ में आना चाहिए बिलीफ में। विश्वास में, विश्वास में संज्ञानात्मक पक्ष है, कुछ भी बिलीफ हो सकता है, ठीक है ना। कि हम एक मुक्का मारे, ये भी विश्वास है कि एक मुक्का मारे तो क्या हो जाएगा, इंसान जमीन के अंदर 7 फुट गड़ जाएगा। मतलब सोचो, ये बिलीफ है, विश्वास है कि किसी ने कह दिया कि ये इंसान है, ये जो बनाया है, ये इंसान अगर एक मुक्का मार दिया ना, एक मुक्का मार दिया 7 फुट जमीन के नीचे हो जाएगा। तो विश्वास तो आपका रहेगा कि हाँ भाई संज्ञानात्मक पक्ष है कि 7 फुट नीचे हो जाएगा। लेकिन इस विश्वास के प्रति आप क्या कोई व्यवहार करने के लिए मोटिवेट हो रहे हो, नहीं। दिखेगा तो कल्टी मार जाओगे नहीं। और क्या इससे कोई लगाव है, पसंद है या नापसंद है, बस एक जानकारी है आपको, बस एक जानकारी है कि मारेगा तो 7 फुट जमीन के नीचे धंस जाओगे। तो ये है विश्वास, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आया। कूड़ा करकट मत सोचना, बस ये ध्यान रखना। दूसरी बात है, 3 घटक हो गया ना। अब हम ये बात करें कि एटीट्यूड में विश्वास पहले से ही इंक्लूड है, विश्वास इंक्लूड होता है भाई। संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, विश्वास है, यही तो बात कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष है तो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है ना। जबकि बिलीफ में क्या होता है, ये जैसे एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारा क्या हो सकता है, ये तथ्यपरक या वास्तविक, वास्तविक रिप्रेजेंटेशन करता है, वास्तविक करता है रियलिटी में एटीट्यूड। लेकिन हमारा बिलीफ क्या हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। एटीट्यूड हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको समझ लें कि ये पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है और यहाँ पे एक सुंदर सी ट्राइब रह रही है, ठीक है, सुंदर सी ट्राइब रह रही है, ये अपना लकड़ी लिया हुआ जो भी, और इस पेड़ की पूजा कर रहा है। मतलब इसकी धारणा बन गई है कि इसमें हमारे पूर्वजों की आत्मा बसती है, पूर्वजों की क्या बसती है, आत्मा बसती है। और ये धारणा बन गया तो भावात्मक क्या होगा, पसंद करता है। व्यवहारात्मक क्या, उसको जाके पूजा करेगा, पेड़ों की पूजा करेगा, रक्षा करेगा। ये इसका क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया। लेकिन देखो एक बात, इसकी बिलीफ क्या है, यहाँ पे काल्पनिक हो सकता है,
काल्पनिक का मतलब कि हम कहें, ये हमारा एक एसटी की बात हो गया। काल्पनिक ये हो सकता है कि यही ट्राइब पेड़ को लेके यही कर रहा है, लेकिन बीमारी को लेके काल्पनिक करता है। बीमारी को लेके ये कहता है कि किसी ने, डायन ने कर्म कर दिया है, डायन ने टोटका वगैरह कर दिया है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ गए। तो वो दवा दारू ना करा के वो क्या करेगा, काल्पनिक रूप से कुछ और कराएगा। ठीक है ना, वो काल्पनिक है, उसकी अवधारणा, बिलीफ है कि ऐसा ही डायन ही करती है। बिलीफ है कि डायन एक बार अगर बढ़िया से कर्म कर दे तो मर जाएगा, जिसके प्रति कर दे तो वो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। बिलीफ है तो बिलीफ है, काल्पनिक होता है, मर जाएगा। जबकि रियलिटी में ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता कि डायन कर्म करे और वो इंसान कोई मर जाए। ठीक है ना, काल्पनिक ये अवधारणा है। तो इसी तरह हम बोल रहे हैं, कभी भी ध्यान रखना है इस चीज को कि हम क्या बोले अभी तक, यही बोले कि बिलीफ में क्या होता है, रियलिटी कम, काल्पनिक ज्यादा होता है। दूसरी बात हमने बताया क्या, ये संज्ञानात्मक पक्ष को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, और इसमें विश्वास पहले से इंक्लूड होता है। ठीक है ना, तो ये काल्पनिक भी हो सकता है। ये भी बात डिफरेंस में देखा। नेक्स्ट है कि ये पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन विश्वास में कोई दोनों नहीं कभी हो सकता। विश्वास है, डायन कर्म करेगी तो लोग मर जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे डरते हैं, कोई भावात्मक पसंद या नापसंद की बात ही नहीं आती है, उसके प्रति कोई क्रिया नहीं करते। ठीक है ना, कि कोई करे। लेकिन डायन ये काल्पनिक है, तो हो सकता है निगेटिव आए या एक ही आ सकता है सकारात्मक, मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव ही एक तरह से कहे ना, कि बस विश्वास होता है तो वो ऐसा कुछ इसमें नहीं होता कि पॉजिटिव निगेटिव होगा। विश्वास है तो है, उसमें कौन सा चीज निगेटिव हो सकता है क्या भाई? विश्वास है तो है, नहीं तो नहीं है, दो ही चीज बात हो सकता है या नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ठीक है ना, एटीट्यूड, विश्वास आप करते हो कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए तो है, किसी को अगर नहीं है तो नहीं है, तो वो बिलीफ में आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये बात हो गया। नेक्स्ट है कि आप देखो कि इसमें 3 घटक होते हैं, ये तो मालूम है कि 3 घटक होते हैं एटीट्यूड में। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तीन घटक रहता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। इसमें कार्य करने की तत्परता होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भाव पक्ष और प्रेरणा का कहें क्या होता है, प्रेरणा गुण का अभाव होता है। भाव पक्ष और प्रेरणा का क्या होता है, अभाव होता है। इसलिए इसमें कार्य करने की तत्परता नहीं होती है, नहीं पाया जाता है। बस ये बात हमने डिफरेंस बता दिया बिलीफ और एटीट्यूड में। हमने बोला 3 घटक होता है, इसमें सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक होता है, व्यवहारात्मक गौड़ होता है, भावात्मक नहीं होता है। विश्वास में इसमें एटीट्यूड में विश्वास पहले से इंक्लूड होता है। यहाँ पे बिलीफ में क्या होता है कि ये जो एटीट्यूड होता है वो ज्यादातर क्या होता है आपका, एटीट्यूड में वास्तविक तथ्य होते हैं, लेकिन इसमें कल्पनाएं भी हो सकती हैं। पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है एटीट्यूड, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं हो सकता। 3 घटक में तीनों घटक देखने को मिलता है, अर्थात कार्य करने की तत्परता पाई जाती है। इसमें भाव पक्ष और प्रेरणा पक्ष नहीं होने के कारण कार्य करने की तत्परता नहीं पाई जाती, क्योंकि भाव पक्ष पहले बोला और प्रेरणा भी नहीं पाया जाता है, तो इसमें कार्य करने की तत्परता नहीं होती। तो पहले वाले में हमने सिर्फ बताया कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, प्रधान होता है, व्यवहारात्मक गौड़ होता है। यहाँ पे कार्य करने की तत्परता को लेके अंतर बता दिया। ठीक है ना, तो इतना चीजें समझ में आया। अब देखो एटीट्यूड और इंटरेस्ट में, रुचि में, एटीट्यूड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। एटीट्यूड और इंटरेस्ट में रुचि इसको बोलते हैं। रुचि में डिफरेंस क्या है, देखो ये हो सकता है कि एटीट्यूड हमारा अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, ठीक है ना, किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट कभी नहीं भाई। किसी विषय के प्रति अगर आपका इस क्या है इंटरेस्ट है तो हमेशा क्या होगा, सकारात्मक ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी विषय या वस्तु के प्रति हमें इंटरेस्ट है तो वो पॉजिटिव ही होगा, पहली बात। ठीक है ना, दूसरी बात है कि ये एटीट्यूड हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है, सामाजिक में, राजनीतिक में, आर्थिक में, यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या है, इंटरेस्ट हमारा सीमित होता है, एक क्षेत्र में हो सकता है, एक क्षेत्र में ही हो। ऐसा ना हो कि हमको इंटरेस्ट क्या है, सामाजिक में, राजनीतिक में, एक हो सकता है या 2 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन
विभिन्न क्षेत्रों में नहीं हो सकता है, इसकी सीमित होती है। बात समझ में आ रहा है? रुचि एक क्षेत्र हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो क्षेत्र पे हो सकता है, ठीक है ना। रुचि में अन्य क्षेत्रों के प्रति जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे सामाजिक में इंटरेस्ट है तो राजनीतिक आर्थिक के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, वरीयता देंगे। राजनीतिक आर्थिक आर्थिक पे क्या करेंगे, वरीयता देंगे। जिसमें हमारा सामाजिक में इंटरेस्ट है, हो सकता है राजनीतिक में हो तो राजनीतिक को वरीयता देंगे। सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है ना, ये बात है। इसमें क्या होता है, एटीट्यूड में मोटिवेशनल होता है, मोटिवेशनल होता है, इसमें मोटिवेशन पाया जाता है। अभिरुचि अभिरुचि में, अभिरुचि नहीं, अभिवृत्ति बोलो नहीं तो अभी, ये इंटरेस्ट है, रुचि, मोटिवेशन इसमें पाया जाता है। दूसरी बात क्या, ये स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। मोटिवेशन पाया जाता है, स्टेबल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रुचि है तो है, पसंद है, लेकिन ये रुचि क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि आपको पनीर बहुत अच्छा लग रहा है, पनीर बहुत पसंद है आपको, पनीर 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 पनीर, एक महीना खिला दो केवल पनीर पनीर ना, तो आपकी रुचि है ना पनीर से हट जाएगी। मतलब परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये स्टेबल है इसके कंपैरिजन में। तो ये हमारा एटीट्यूड और इंटरेस्ट में डिफरेंस हो गया कि अनुकूल प्रतिकूल हो सकता है, इसमें हमेशा पॉजिटिव होता है, ये विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। मोटिवेशन ये स्टेबल हो सकता है, इसमें तो मोटिवेशन पाया जाता है, स्टेबल हो सकता है, अभिप्रेरणा हिंदी बोलते हैं मोटिवेशन को। और ये क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको मक्खन लगा के जो भी लैंग्वेज और यूज करना है, लेकिन हम की पॉइंट से बता दिए, ठीक है ना। एक है लास्ट है इसको एटीट्यूड वाला, हम और एप्टीट्यूड का हम देखेंगे जब अभी क्षमता पढ़ेंगे। एक है एटीट्यूड, ठीक है, ओपिनियन में, ओपिनियन ओपिनियन या मत, अभिवृत्ति और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये एटीट्यूड क्या है, एंटीसिपेटरी है, एंटीसिपेटरी है, रिस्पॉन्स है। मतलब हम कहें ना कि अगर मान लो कि आपको किसी चीज को पसंद है, ठीक है ना, जैसे हम कहें कि आपको मूवी देखना पसंद है, ठीक है ना, पसंद है तो आप मूवी हॉल में देखोगे, मतलब आपको मूवी देखना पसंद है तो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आप मूवी हॉल में जा सकते हो, मूवी हॉल में जाके मूवी देखोगे, एंटिसिपेट कर सकते हैं इसकी। जो भी जिसके प्रति पसंद है तो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो कार्य करेगा उसके प्रति, अगर नहीं पसंद है तो नहीं करेगा। तो हम पहले से इसके क्या कर सकते हैं, हम प्रत्याशित पता कर सकते हैं कि हाँ इसको बोलते हैं प्रत्याशी प्रतिक्रिया, ठीक है ना, प्रत्याशी प्रतिक्रिया। लेकिन एंटिसिपेट कर सकते हैं जैसा एटीट्यूड होगा उस तरह के काम करेगा, ये एंटिसिपेट कर सकते हैं इसमें। लेकिन ओपिनियन में क्या है, ये हम कब क्या बोल देगा, मत क्या रख सकता है, ओपिनियन क्या रख सकता है, ये किसी को नहीं मालूम, हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, पहली बात इसमें ओपिनियन में। दूसरी बात है ये क्या होता है, शाब्दिक शाब्दिक अभिव्यक्ति होता है, शाब्दिक अभिव्यक्ति होता है, ठीक है ना। शाब्दिक अभिव्यक्ति है कि हम कोई भी ओपिनियन अगर रखना चाहते हैं, अपनी बात को प्रकट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे शाब्दिक प्रकट करते हैं, शाब्दिक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं। एंटिसिपेटरी में क्या, हम क्रियात्मक करते हैं, क्रिया व्यवहार कैसा होगा उसका एंटिसिपेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मत में क्या होगा, शाब्दिक अभिव्यक्ति होगा, बोलेगा, ठीक है ना, लिखेगा, ओपिनियन क्या है उसका, ठीक है ना, कि आपका क्या ओपिनियन है इसके प्रति। अगर किसी को पूछेंगे कि हम ये बताओ, ये साड़ी लेना चाह रहे हैं, दोनों में से एक लेना चाह रहे हैं, आपका क्या मत है, तो मत है तो वो क्रिया करके तो दे नहीं सकता ना, मतलब ऐसा नहीं है ना उठाया एक दे दिया, मुंह बंद करके ले जाओ, नहीं, बोलना पड़ेगा यार इसकी कंपेरिजन है ना ये ज्यादा बेटर है, इसलिए तुम ज्यादा, हाँ और इसमें देखो कितनी बढ़िया कढ़ाई है ना, ये है वो है, और इसलिए इसको ले लो, ओपिनियन दे दिया खट से, मतलब शाब्दिक रूप से देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, अभिव्यक्ति का मतलब कि उसको लाल पसंद है ना, दो साड़ी रखा है, एक हरा है लाल है, और वो लाल पसंद है तो लाल उठा के दे देगा, क्रिया करेगा। लेकिन ये ओपिनियन देगा, मत देगा, और देगा तो शाब्दिक रूप से देगा, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस मतलब हमने बताया, इसको इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। दूसरी बात क्या है कि ये एटीट्यूड क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसा एटीट्यूड होगा वैसा व्यवहार करेगा। इस पे क्या होता है, कम प्रभाव, मत का कम प्रभाव पड़ता है व्यवहार पे, व्यक्ति के व्यवहार पे मत का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इसके तीन घटक होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, अस्थायी विश्वास होता है, अस्थायी विश्वास होता है। हो सकता है कि हमारा ओपिनियन आज क्या है कि साम्यवाद को लेके है कि साम्यवाद बहुत अच्छा है,
और कल के डेट में हमने हिंसा बहुत देखा, ये देखा, और फिर हमारा बदल गया, हमने कहा यार ये नहीं, इसको हटा के समाजवाद कर दो, ठीक है ना, तो समाजवाद के प्रति आ गया। तो ये हम क्या अस्थायी हो सकता है, अस्थायी विश्वास है, मत बदला जा सकता है किसी का वो देके संज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करके हम क्या कर सकते हैं, मत ओपिनियन बदल सकते हैं, अस्थायी विश्वास होता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। और इसको परिमार्जन के द्वारा क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष ज्यादा होता है मत में, संज्ञानात्मक पक्ष ज्यादा होता है, 3 घटक नहीं होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष प्रमुख होता है। तो अस्थायी होता है, परिमार्जन किया जा सकता है संज्ञानात्मक, ये डिफरेंस हम लिख सकते हैं गोल बच्चन करके, जो भी है अपने लैंग्वेज में इतना कर सकते हैं। ये हमारा हो गया अभी तक डिफरेंस देखें। अब जरा सा नेक्स्ट है, हम पढ़ा ही रहे हैं एक तरह से, क्या रिवीजन करा रहे हैं। अब देखो एटीट्यूड का पूछा जाए कि निर्माण कैसे होता है, अब यहीं पे बता देंगे कि एटीट्यूड का निर्माण कैसे किया जाए, विकास कैसे किया जाए, और परिवर्तन कैसे किया जाए। तीनों बात एक ही साथ देख ले रहे हैं कि एटीट्यूड का निर्माण करना हो तो कैसे किया जाए, विकास करना है तो कैसे किया जाए, परिवर्तन करना है तो कैसे किया जाए। मतलब निर्माण करना है तो साहचर्य होगा, साहचर्य होगा, जैसा आपका मित्र मंडली होगा, जैसा परिवार होगा, उस टाइप का क्या हो जाएगा, एटीट्यूड का निर्माण होगा। उसी तरह का एटीट्यूड का विकास करना है, मान लो कि अगर आपको अच्छे एटीट्यूड का विकास करना है तो साहचर्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब साहचर्य ही विकास करने में होगा। बस ये ऑप्ट करना पड़ेगा कि विकास करना है एटीट्यूड बढ़िया, तो जिस तरह के हमें मनोवृत्ति का विकास करना है उस तरह के लोगों के साथ उसका साहचर्य करा दो। अब परिवर्तन करना है किसी की अभिवृत्ति में, तो परिवर्तन करना है, जैसे कि हिंसक है तो उसका ग्रुप साहचर्य क्या कर दो, अहिंसक कर दो, तो वो हिंसक से अहिंसक में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब तीनों बात एक ही होगी, निर्माण भी करने का, विकास करने का भी, परिवर्तन करने का, सब एक तरीका है। तो हम एक चीज लिख रहे हैं, एक चीज समझा दी है कि विकास कैसे होगा वो आपको सोचना है, परिवर्तन इसी से होगा। तो एक हो गया साहचर्य क्या मतलब, क्या कि मित्र मंडली, परिवार, माता पिता या संघीय संबंधी, जो भी जिसके साथ साहचर्य करते हो, ठीक है ना, ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, प्रतिरूपण हो सकता है। प्रतिरूपण का मतलब ऑब्जर्वेशन क्या, लड़के देखते हैं कि भाई हाँ जूता एडिडास का पहना है, ठीक है, एडिडास का, रोलेक्स की घड़ी पहना है, फिर और वो टी शर्ट जो है यूएस पोलो का पहना है, ऐसा प्रतिरूपण ऑब्जर्वेशन कर रहा है। और वो ऑब्जर्वेशन करके वो क्या कर रहा है, वो वैसा निर्माण कर रहा है कि हमें भी एडिडास पहनना है, मतलब ब्रांडेड हो जा रहा है, नॉन ब्रांडेड भी हो सकता है, तो ब्रांडेड भी हो जाएगा, ये होगा। विकास करना है उसकी एटीट्यूड, तो प्रतिरूपण के माध्यम से भी किया जा सकता है, प्रतिरूपण के माध्यम से, कि हमेशा जैसे कि जिन्ना क्या करते थे, डायरी लेके चलते थे, तो जो जिन्ना को पसंद करेगा वो डायरी लेके होगा चलेगा। तो विकास में भी ये यही चीज होगा, ये परिवर्तन में भी प्रतिरूपण का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एग्जाम्पल थोड़ा अलग हो जाएगा परिवर्तन करने के लिए, जिसपे सोचना है। नेक्स्ट क्या है कि समूह या जुड़ाव का बात करेंगे, समूह जुड़ाव की बात करें तो समूह जुड़ाव से भी हो सकता है। प्राइमरी समूह होता है, प्राइमरी समूह वो होते हैं जो हमारे सबसे घनिष्ठ होते हैं, प्राइमरी समूह वे होते हैं जो सबसे करीब होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। तो उस घनिष्ठ से जुड़ाव से हमारा क्या होगा, मनोवृत्ति चेंज हो सकता है। दूसरा है सेकेंडरी समूह वो होते हैं जैसे हमारा क्लब हो गया, ठीक है ना, रेस्टोरेंट हो गया, या कुछ ऐसे बाहरी चीज का, तो क्लब हो गया, ठीक है ना, हेल्थ क्लब हो गया, मसाज क्लब हो गया, या वुमेन क्लब हो गया, जो भी है क्लब, बाहरी लोगों से मिलते हैं, तो क्लब से भी हमारा मनोवृत्ति चेंज होता है। तीसरा हमारा होता है संदर्भ ग्रुप या संदर्भ समूह मतलब कि दूसरे को देख के, दूसरे को अपना आइडल मान के, अपना आइडल या रोल मॉडल मान के वो क्या करता है, कार्य करता है। तो इससे भी हमारा एटीट्यूड का निर्माण होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और संदर्भ समूह। विकास भी में आएगा, परिवर्तन में भी यही आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि सांस्कृतिक मानक के रूप में किया जा सकता है, सांस्कृतिक मानक के रूप में किया जा सकता है। सांस्कृतिक मानक क्या मतलब, जैसे कि जैसा संस्कृति होगा वैसा, जैसे खाप पंचायत है, खाप पंचायत ये समाज की पे नियंत्रण करता है। अगर उस समाज के, उस संस्कृति के अगेंस्ट गए तो खाप पंचायत क्या कर सकता है, सजा दे सकता है। तो उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आवश्यकता
पूर्ति। जो चीज हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए तो उसके अनुरूप हमारा क्या बन जाता है, उसके अनुरूप हमारा मनोवृत्ति बन जाता है, मनोवृत्ति बन जाता है, सकारात्मक बन जाता है, अनुकूल बन जाता है। हमें आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, उसके अनुरूप क्या हो जाएगा, हमारा मनोवृत्ति होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि हम सूचना, सूचना या प्रचार के माध्यम से, सूचना या प्रचार, प्रसार बोले प्रचार बोले जो भी बोलो, प्रचार की साधनों से होता है, साधनों से होता है। सूचना और प्रचार के साधनों से हो सकता है। जैसे सूचना जिस प्रकार का होगा, प्रचार किस प्रकार का होगा, उनके साधनों से भी डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा होगा। ठीक है ना। जैसे कि अगर सूचना और प्रचार में हमेशा दिखा रहे हैं कि भ्रूण हत्या पाप है, ठीक है ना, तो लोगों के मन मस्तिष्क में क्या बैठने लगता है, भ्रूण हत्या का पाप के बैठने लगता है, और वो भ्रूण हत्या को क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। तो मनोवृत्ति परिवर्तन सूचना और प्रचार के माध्यम से भी हो सकता है। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं बस। पुस्तक और महान व्यक्तित्व से भी हो सकता है। अगर हम पुस्तक अच्छी अच्छी पढ़ेंगे, जातक कहानियां वगैरह, उससे भी हमारी अभिव्यक्ति होगी। महान व्यक्तियों की कर्तव्य वगैरह के बारे में बात करेंगे तो उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या है, पुरस्कार और दंड के माध्यम से, पुरस्कार या दंड के माध्यम से भी हम सीखते हैं। अगर जिसके पुरस्कार दिया जाएगा तो हमारा उसके प्रति क्या होगा, प्रेम या पसंद की भाव बढ़ेगा और मोटिवेट होंगे और भी काम करेंगे। दंड होगा तो वो काम हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देना है आप लोगों को, अब इतना टाइम तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये हो गया। नेक्स्ट हम तत्कालिक माध्यम से भी, तत्कालिक अनुभव से भी कर सकते हैं। तत्कालिक अनुभव में जैसे हमने पिछले में बताया था कि कोई मिस्टर एक्स पार्टी में क्या इनको मिलता है, ए को क्या मिलता है, टिकट मिलता है, और एक्स पार्टी में बी को भी मिलता है, और ये क्या है, बी अपराधी किस्म का है। पहले इसके मन में था कि एक्स पार्टी क्या है, साफ छवि वाली पार्टी है, इसलिए ये ज्वाइन कर लिया। लेकिन बी के अपराधी प्रवृत्ति के आने की वजह से ए का मन क्या हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, और उसका तत्कालिक अनुभव ऐसा रहा इस पार्टी में, तो उसकी मनोवृत्ति क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मनोवृत्ति चेंज हो जाएगा। ये भी बात, नई पहल करने से भी हमारा हो सकता है कि जैसे हमने कहा नई पहल करने का शासन आपके द्वार, शासन आपके द्वार, ये एक नई पहल है। इसमें शासन आपके द्वार पे आके सारा कार्यकलाप कर रही है। तो शासन के प्रति जो आपकी अभिवृत्ति है, पुलिस के प्रति, जैसे पुलिस के लिए के भी यूपी सरकार चलाई है, ठीक है ना, तो उसकी आपकी नजरिया बदल देता है, तो नई पहल भी करता है। जैसे नॉक द डोर, नॉक द डोर, ये भी एक पहल है, तो ये भी हमारा मनोवृत्ति चेंज कर सकता है। तो क्या क्या हमने बोला, देखो, नई पहल, तत्कालिक अनुभव, फिर हमने क्या बोला कि पुरस्कार, दंड, पुस्तक, महान व्यक्तित्व, सूचना प्रचार के साधन, आवश्यकता पूर्ति, सांस्कृतिक मानक, समूह जुड़ाव, प्रतिरूपण, साहचर्य, ये एटीट्यूड के निर्माण भी करते हैं, एटीट्यूड के विकास भी करते हैं और परिवर्तन करते हैं। ठीक है ना, ये तीनों कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, इसमें तीनों ये कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि इसमें बहुत ज्यादा हमने बता दिया इस चीज को, तो जो पसंद है, जैसे साहचर्य लिख लो, समूह के जुड़ाव लिख लो, प्रतिरूपण लिखो, चैनल लिखो, महान, अच्छी अच्छी चीजें इसमें से छाट के 4-5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाकी गिना दो, ऐसे कि और भी ये डायमेंशन हो सकते हैं। 4 ये बताया, अच्छे से 4 बताया एग्जांपल के साथ, और उसके बाद गिना दो। ठीक है ना, हमेशा मैनेज करना सीखो क्वेश्चन को। तो ये हमारा अभी तक का खत्म हुआ जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं अभिवृत्ति के प्रकार या वृत्ति, द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड क्या है। तो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में 4 चीजें को बताया जाता है कि ज्ञान का कार्य, नॉलेज फंक्शन होता है, ठीक है ना, नॉलेज फंक्शन अभिवृत्ति का कैसा होता है, तो नॉलेज फंक्शन होता है, ये अर्थात इसको बोलेंगे ज्ञान कार्य होता है। दूसरा कैसा होता है, अनुकूलन कार्य या उपयोगितावादी कार्य होता है, जिसको एडाप्टिव यूटिलिटेरियन फंक्शन बोला जाता है। तीसरा क्या, अहम अभिव्यक्ति परक कार्य होता है, ईगो एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है। अहम प्रतिरक्षा कार्य होता है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन होता है। देखो, तो नॉलेज फंक्शन होता है, ज्ञान का प्रकार होता है, कार्य नहीं लिखना है, बल्कि फंक्शन को हमेशा याद रखना। फंक्शन को हिंदी में प्रकार बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा, प्रकार, ठीक है ना, ये वृत्ति बोल दो। तो ज्ञान प्रकार, अनुकूलन प्रकार या उपयोगिता प्रकार, अहम अभिव्यक्ति परक प्रकार और अहम प्रतिरक्षा प्रकार। तो ये 4 बोला गया है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, तो इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं प्रकार,
प्रकार या फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान प्रकार का, एडॉप्टिव या यूटिलिरियन, या हम कहें कि अनुकूलन प्रकार या उपयोगितावादी प्रकार, अहम अभिव्यक्ति परक कार्य या ईगो एक्सप्रेसिव फंक्शन, अहम प्रतिरक्षा कार्य ईगो डिफेंसिव, ये प्रकार या हो सकते हैं 4 प्रकार के, ठीक है ना, इनके किसके? एटीट्यूड के फंक्शन। और इसमें देखा जाए प्रकार में तो बेसिकली क्या है कि अपनी मान्यताओं के लिए तर्क तैयार किया जाता है। इस प्रकार में देखा जाए तो फंक्शन में सबसे बड़ी बात है कि अभिवृत्ति में अपनी मान्यता है, जो भी मान्यता है आप मानते हो उसके लिए तर्क तैयार किया जाता है, इसका प्रकार है। प्रकार है क्या? कि तर्क तैयार किया जाएगा। निर्णय लेना हो तो हम निर्णय लेने के क्रम में अपनी अभिवृत्ति का क्या करते हैं? हेल्प लगते हैं। मूल्यांकन करने में पसंद है या नापसंद क्यों है, इसमें ये अभिवृत्ति प्रकार का हम रूल लेते हैं, मतलब फंक्शन का अभिवृत्ति का क्या है? प्रकार है। मूल्यांकन करने के क्रम में व्यक्तित्व के निर्माण में भी क्या है? अभिवृत्ति का फंक्शन है। और सामाजिक नैतिकता के निर्माण में भी क्या है? इसका फंक्शन है। तो हमने कहा कि प्रकार क्या पूछे, ऐसे बड़ा ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं। देखो, पूछा जाए कि अभिवृत्ति के फंक्शन क्या है, प्रकार क्या है, फंक्शन क्या है, तो फंक्शन की बात करें तो हम कहेंगे कि फंक्शन, अभिवृत्ति का फंक्शन ये है कि अपने मान्यताओं के लिए तर्क तैयार करता है। ये प्रकार है इसका, तर्क तैयार करता है। दूसरा, निर्णय में इसका, निर्णय कोई भी लेते हैं तो निर्णय लेने में इसका फंक्शन होता है, प्रकार होता है। जब भी कोई निर्णय लेंगे तो निर्णय लेना क्या है? इसका फंक्शन है। अभिव्यक्ति का क्या है? फंक्शन है निर्णय लेना, मान्यताओं को तर्क तैयार करना, मूल्यांकन करना, किसी का व्यक्तित्व निर्माण करना, फिर इसका क्या है? सामाजिक नैतिकता निर्माण करना, तो हम कहें कि क्या कार्य है इसका? अभिवृत्ति का क्या प्रकार है? तो मान्यताओं को, अपनी मान्यताओं को तर्क तैयार करना, निर्णय देना, ठीक है, मूल्यांकन करना, किसी व्यक्ति के मूल्यांकन करोगे, जाहिर सी बात है व्यक्तित्व का निर्माण करना और सामाजिक नैतिकता का निर्माण करना। तो डेनियल कॉज ने 1960 में अभिव्यक्ति के 4 वर्गों में, मुख्य वर्गों में बांटा। ये ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो उसने मुख्य 4 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं। तो डेनियल कॉज ने 4 प्रकार के कार्य बताए किसके? अभिवृत्ति के। लेकिन अगर ये भी लिख दो हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। डेनियल ने ग्रुप बनाया है कि किस ग्रुप में क्या होता है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना कि फंक्शन में अपनी मान्यताओं का तर्क तैयार कौन करता है? अभिवृत्ति करता है। अब कोई निर्णय लेना हो तो उसमें कौन फंक्शन करता है? या अभिवृत्ति का फंक्शन क्या है? निर्णय के क्रम में कोई निर्णय लेते हैं तो मूल्यांकन करना है, तो व्यक्तित्व निर्माण करना है, तो सामाजिक नैतिकता का निर्माण करना है, तो काम करता है, ठीक है ना। तो डेनियल कॉल्स की 4 देखते हैं। तो 4 इसमें क्या है डेनियल कॉल्स की? पहला है अनुकूलन वृत्ति या अनुकूलन प्रकार, एडॉप्टिव फंक्शन, जो ऊपर पढ़े थे, एडॉप्टिव फंक्शन। देखो इसको समझो, पहले इस बात को समझो कि अनुकूलन, एडॉप्टिव और यूटिलिरियन फंक्शन के बारे में जो पहले पढ़े थे, इसको दिमाग नहीं लगाना। अनुकूलन का मतलब क्या है? कि अनुकूलन करना किसी बात में। जैसे अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं, ठीक है ना, तो पसंद करते हैं तो उस वस्तुओं को क्या करेंगे? अगर किसी वस्तु को पसंद करते हैं तो अपने करीब लाएंगे या उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर किसी को नापसंद करते हैं तो नापसंद है तो वो वस्तु है तो उससे दूर रहेंगे या उसके प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। यही अनुकूलन प्रकार है। अगर उसके फेवरेबल में है, ठीक है, अगर कोई ऐसा है कि अनडिजायरेबल सर्कमस्टेंस आ जाए, ठीक है, मतलब कि हम बात करें कि जैसे अगर कोई वांछित लक्ष्य या पसंदीदा वस्तुओं को प्राप्त करने में मदद करती है तो उसके प्रति हमारा क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। हमारा कोई डिजायर गोल है या पसंदीदा वस्तु है और उसको प्राप्त करने में मदद करती है, तो अनुकूलन प्रकार हो गया। इस बात को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ये बात हमें भी नहीं, आप लोग कैसे ऑफलाइन में होते तो पता चल जाता है एक्सप्रेशन की किसके है। बात क्या है? अनुकूलन, एडॉप्टिव। आप एडॉप्टिव कर जाते हो, आप अनुकूलन कर जाते हो। जो चीज आपको पसंद है, ठीक है ना, उसके प्रति प्यार दिखाओगे, पास रखना चाहोगे, ठीक है ना, जो आपको गोल तक पहुंचाए। या सीधी बात है यहाँ, और इसको ब्रीफ में कर देते हैं। देखो कैसा, जो
आपके लक्ष्यों तक पहुंचाए, आपके लक्ष्य तक पहुंचाए, जो आपके डिजायर तक पहुंचाए, ये भी बात कर सकते हैं, डिजायर तक, वांछित तक, लक्ष्य तक पहुंचाए या जो पहुंचाने में मदद करे, उसको क्या करोगे, पसंद करोगे। ठीक है ना। और पसंद करोगे, जब पसंद करोगे तो आप क्या हो गए, उसके एडॉप्टिव हो गए। ठीक। और जो आपके लक्ष्य या डिजायर को प्राप्त करने में नहीं होता है, उसको क्या करोगे, नापसंद करोगे। ठीक है, सीधी बात है। जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराए उसके प्रति आप अनुकूल होगे, आप पसंद करोगे। जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति न कराए, नापसंद करोगे। वैसे हम कहते हैं कि इसमें यूटिलिटेरियन यूटिलिटेरियन कंसेप्ट क्या समर्थन होता है। यूटिलिटेरियन का समर्थन कैसा होता है कि इसमें बोला गया उपयोगितावादी में कि अधिकतम सुख, अधिकतम अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख बोला गया, ये तो बोला गया। ठीक है ना। इसमें क्या है कि जो चीज आपको अधिकतम सुख देगा, आपको, यही तो है कि जो आपको अधिकतम सुख देगा उसके प्रति आप क्या करोगे, पसंद की भाव रखोगे। जो आपको सुख कम देगा उसके प्रति क्या रखोगे, नापसंद की भाव रखोगे। सीधी सी बात है। तो ये इस पे उपयोगितावादी विचार पे काम करता है, अनुकूलन, एडॉप्टिव। तो कोई ऐसा कार्य जो आपको सुख में वृद्धि कर दे, कोई ऐसा डिजायर, लक्ष्य या स्थिति आपके सुख में क्या कर दे, वृद्धि कर दे, और आपके सुख में जो कम कर दे, सुख में वृद्धि कर दे तो उसे पसंद, जो सुख में कम कर दे वो नापसंद करोगे। यही एडाप्टिव फंक्शन है, अनुकूलन प्रकार है। ठीक ना। तो चलते चलते एक नजर में क्या, अनुकूलन प्रकार का मतलब कि हम स्थितियों के अनुसार अपनी पसंद और नापसंद की बात करें। ठीक है, जैसा स्थिति हो। ठीक है ना। कहने का मतलब है जो चीज, जो कर्म या कोई लक्ष्य हमें क्या दे, सुखद, सुख की तरफ ले जाए तो वो हम पसंद करेंगे। और जो कर्म हम दुख की तरफ ले जाता है, दुख की तरफ, वो क्या करेंगे, नापसंद करेंगे। ठीक है। तो ये अनुकूलन प्रकार है। ठीक, जैसे एग्जांपल से समझो इसकी बात को कि अगर कानून है, कानून है, कानून की तरफ फॉलो करते हो तो आपको कोई दंड नहीं मिलता है, मतलब आप अपनी लाइफ अच्छी है, लेकिन कानून का फॉलो नहीं करते हो तो दंड मिलता है, और इससे आपको दुख होता है। और दुख होता है तो अनुकूलन कर जाएंगे कि इस कानून को हम कभी खिलाफ कार्य नहीं करेंगे, एडॉप्टिव कर जाएंगे, अनुकूलन कर जाएंगे। जैसे कि हम जाड़े में क्या करते हैं, अनुकूलित करने के लिए कपड़े पहन लेते हैं। उसी प्रकार जहां दंड या दुख होगा उसके वो काम को हम नहीं करेंगे, अनुकूलन कर जाएंगे। ठीक है ना। ये भी हो गया। दूसरा आप देखो, अब प्रशासनिक संदर्भ में अनुकूलन की बात करते हैं। जैसे प्रशासन का काम क्या है कि जितने भी जनहित में कार्य करना, जनहित में कार्य करना। ठीक है। जैसे कि अगर कोई प्रशासन क्या कर रहा है, जनहित में काम कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी है, जनहित में कार्य कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, प्रशंसा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, जनहित में कार्य करता है तो ये अनुकूलन, ये प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार के से अनुकूलित होके वो क्या करेगा, कार्य करेगा, अनुकूलित होके कार्य करेगा। और जो लोग भ्रष्ट होंगे, ठीक है, भ्रष्ट आचरण करते होंगे, वो उनको दंड या हतोत्साहन किया जाएगा। ठीक है। मतलब जनहित में, प्रशासन के संदर्भ में अनुकूलन की देखो क्या काम है। अनुकूलन का काम ये है कि अगर प्रशासक जनहित में काम करेगा तो उसे बहुत प्रशंसा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। तो अनुकूलन ऐसा ही काम करना चाहेगा, जो अच्छा प्रशासन होगा, जो पसंद करना चाहेगा, जनहित को पसंद करता होगा, ऐसा ही काम करेगा। लेकिन जो भ्रष्ट होगा वो, उसको दंड मिलेगा, हतोत्साहन मिलेगा, उसको कहा जाएगा कि भाई तुम इस दंड के भय के कारण काम करो, जनहित में काम करो। ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट में रिवीजन में और कर लेंगे। ज्ञान वृत्ति या ज्ञान प्रकार या ज्ञान वृत्ति, नॉलेज फंक्शन। जैसे कि हम किसी की अभिवृत्ति से क्या कर लेते हैं, पहले पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। क्या पूर्वानुमान लगाते हैं, जैसे कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं इसको, इसकी वृत्ति करके, एटीट्यूड देके।
अगर माथे पे तिलक देखा तो बता दिया मंदिर जाएगा। ठीक है, सर पे अगर टोपी देखा तो बता दिया मस्जिद जाएगा। ठीक है, गले में क्रॉस का चिन्ह देखा बता दिया चर्च जाएगा। कहने का मतलब पूर्वानुमान अभिवृत्ति की ज्ञान वृद्धि या ज्ञान प्रकार। हमें ज्ञान है, नॉलेज है। नॉलेज क्या है कि ऐसा लोग ऐसा करते हैं, जो माथे पे चंदन लगाते हैं वो मंदिर जाएंगे, जो टोपी लगाते हैं मस्जिद है। हाँ, कहने का मतलब ये ज्ञान प्रकार भी करता है कि विभिन्न माध्यमों से जो सूचना का ग्रहण करते हैं और घटनाओं के कारण लोगों की विशेषताएं और परिस्थितियों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। तो विभिन्न माध्यमों से जो सूचना ग्रहण किया जाता है, घटना होते हैं और लोगों की विशेषताओं और परिस्थितियों को समझने में सक्षम बनाता है क्या, अभिव्यक्ति। ठीक है ना, जैसे पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हमने बता दिया एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट, स्टेरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या कि देखो, पहले से हमें ये क्या होता है, पहले से ही हम मान लेते हैं, एक तरह से पूर्वाग्रह ले लेते हैं एक तरह से कि औरतें, जैसे औरतें अच्छे ड्राइवर नहीं होते, अच्छे ड्राइवर नहीं होते हैं। एक कहावत बोला जाता है, हाथी से 100 गज दूर रहो, अगर महिला ड्राइवर हो तो उससे 1000 गज दूर रहो। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना, औरतें अच्छे ड्राइवर नहीं होती। ठीक है, महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं। कुछ जातियों के पहले भी हम पूर्वाग्रह को ले लेते हैं, कोई भी जात को लेके कर सकते हैं। तो स्टीरियोटाइपिंग ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम ऐसा विश्वास करने लगते हैं। ये हमारे मानसिक संरचना है। क्यों कि ऐसा ही तो दो बात हो गया कि हम इसमें क्या करते हैं, कोई पूर्वानुमान लगा सकते हैं और साथ ही साथ स्टीरियोटाइपिंग की बात भी इसका काम होता है। ठीक है, तीसरा है मूल अभिव्यक्ति प्रकार, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन। देखो, मूल्य अभिव्यक्ति प्रकार का मतलब क्या कि किसी इंसान के अंदर मूल्य होता है और वो मूल्य को अभिव्यक्त करता है इसमें अभिव्यक्ति में। जैसे कि हमें क्या है, हमारे लिए मूल्य क्या है, मतलब वो बताना चाहता है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं, हम क्या चीज प्राप्त करना चाहते हैं। हम जैसे एग्जाम्पल, हम हैं ये, ठीक है ना, हम हैं और हमारा मूल्य है, मूल्य ये है कि पारदर्शिता रखना। ठीक है ना, तो पारदर्शिता रखना, हम अपने मूल्य को छोड़ेंगे नहीं, अपने मूल्य को अभिव्यक्त करते रहेंगे। जहां भी मौका मिलेगा हम अभिव्यक्त करेंगे। ये हमको बताता है कि हम कौन हैं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा पारदर्शिता पसंद है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। तो मूल्य हमारे, जो कोई व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अभिव्यक्ति क्या करते हैं, जैसे अभिव्यक्ति है, जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ समझो, एग्जांपल से समझो कि एक हत्या करने वाला व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, हत्या करता है, हत्या करने वाला की बात, अभिव्यक्ति की बात कर लो, कैसा होगा। और एक सेवा भाव से सेवा कर रहा है, उसकी मनोवृत्ति कैसी होगी। हत्या करने वाले का मूल्य क्या होगा, मूल्य वो हिंसक होगा, वो हिंसा में विश्वास रखता होगा, वो हिंसा इसका मूल्य है और इसी मूल्य को क्या कर रहा है, हत्या के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। सेवा क्या है, इसके में करुणा होगा, प्रेम होगा। ठीक है ना, प्रेम भाव होगा और ये सेवा के से रिप्रेजेंट हो रहा है। कहने का मतलब जैसा जिसका अभिवृत्ति होता है ना, वो मूल्य की अभिव्यक्ति, मूल्य के द्वारा अभिव्यक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आना चाहिए। चौथा क्या है, अहम रक्षार्थ वृत्ति या अहम रक्षार्थ प्रवृत्ति, ईगो डिफेंस फंक्शन। मतलब जैसे कह दें कि वो सुने ना, नाचे के ढंग ना अंगनवे टेढ़, मतलब अपनी कमी किसी दूसरे पे डाल देना, ये अहम होता है, अहम की रक्षा करना। ठीक है ना, दूसरे पे डाल देना। अरे यार, हमारा यूपीपीसीएस तो निकल जाता है, लेकिन क्या करें ना, इस बार का पेपर ऑप्शनल में जो एग्जामिनर तय किया ना, वो ऑप्शनल में ही नंबर कम दे दिया, दूसरे पे थोप देना, अपनी गलती। अहम, इसी को बोलते हैं, ये ईगो डिफेंस फंक्शन होता है, हर एक में पाया जाता है। ठीक है, हमने ये फेल किया हुआ, कैसा भी एग्जांपल ले सकते हो, अपनी असफलता को कोई सामाजिक कारण ढूंढना या कोई तार्किक कारण ढूंढना। तो सिंपल से कहें कि अपनी कमियों को या गलतियों को दूसरे के ऊपर डाल देना, ये अहम रक्षार्थ वृत्ति होता है। ठीक है ना, तो चार हम लोग पढ़े, चार पढ़े क्या, अहम रक्षार्थ वृत्ति, दूसरा क्या पढ़े, मूल्य अभिव्यक्ति,
जिसमें आपने जैसा व्यक्ति का अभिव्यक्ति होता है उसके कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं, वो मूल्य को अभिव्यक्त करता है। और फिर हमने क्या बताया इसमें, तीसरा ज्ञान वृत्ति या ज्ञान प्रकार, ठीक है। और इसमें पहला बताया क्या, अनुकूलन प्रकार, ठीक। तो प्रकार भी समझ में आ गया। अब जरा सा इसको समरी कर देते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एक एक लाइन वाला, ठीक। जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम लगेगा क्या है। अब वृत्ति के प्रकार, प्रकार में कौन कौन से हैं, अनुकूलन, अनुकूलन प्रकार, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ज्ञान प्रकार, ज्ञान प्रकार। तीसरा हमारा क्या है, मूल्य अभिव्यक्ति, मूल अभिव्यक्ति प्रकार। चौथा क्या है, अहम रक्षार्थ प्रकार, रक्षार्थ प्रकार। एक एक लाइन में समझेंगे। अनुकूलन, अनुकूलन प्रकार का जो चीज हमें पसंद होता है उसके पसंद होता है उसके अनुकूल कार्य करते हैं, अनुकूल कार्य करते हैं। जो चीज नापसंद होता है उसके नापसंद होता है, प्रतिकूल कार्य करते हैं, प्रतिकूल कार्य करते हैं। जैसे एग्जांपल कि हमें डॉग बहुत पसंद है तो हम डॉग को पालेंगे, अगर नापसंद है तो हम डॉग को घर से निकाल देंगे। ज्ञान प्रकार, ज्ञान हमारा जैसा होगा, जैसा हमें सूचना मिलेगा, सूचना के आधार पे हम अपना कार्य करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे दें कि हम पहले से कोई ना कोई पूर्वानुमान लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि क्योंकि हमसे पहले से पता चलता है कि मंदिर में कौन जाएगा, मस्जिद में कैसे जाएगा, ये बातें हम देख के बता सकते हैं, पूर्वानुमान सकते हैं। दूसरी बात है स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप जो होते हैं ना विचार कि महिला अच्छी ड्राइवर नहीं होती, ठीक है ना, महिला गणित में अच्छी नहीं होती, ये हमारा स्टीरियोटाइपिंग है। क्योंकि पहले से हमें ज्ञान समाज ऐसा ही देता आया है, ज्ञान देता आया है, तो हमारी प्रकार ये है, स्टीरियोटाइपिंग का हो गया है, पूर्वानुमान का है, इसको पूर्वाग्रह भी कहेंगे। पूर्वा मूल्य अभिव्यक्ति क्या, कि जैसा अभिव्यक्ति में बनाने में जैसा मूल्य यूज हुआ होगा, जो यूज किया गया होगा, जैसे हिंसक आदमी हत्या करेगा तो हिंसा मूल्य होगा उसमें, ठीक है ना। तो जैसा यूज किया हो गया अभिव्यक्ति बनाने में, वही मूल्य को रिप्रेजेंट करता है, मूल्य क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। जैसे कहा कि हिंसक आदमी हिंसा मूल्य से बना होता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, अपने हिंसा मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जो सेवा वाला आदमी है या सेवा भाव वाला आदमी, वो हमेशा प्रेम करुणा को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसा अभिवृत्ति होगा वो आदमी अपने मूल्य को रिप्रेजेंट करेगा। अहम रक्षार्थ प्रकार का, अपना दोष किसी दूसरे पे डाल देना, दोष किसी दूसरे पे डाल देना, ठीक है। ये हो गया, ये चार प्रकार के कार्य हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। तो विचार और आचरण के संबंध में अभिवृत्ति, प्रभाव एंड संबंध, इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन ऑफ एटीट्यूड विद थॉट एंड बिहेवियर, बिहेवियरल बोल रहे हैं। तो विचार और आचरण के संबंध में अभिवृत्ति का प्रभाव और संबंध देखें। यहाँ दो बातें उभर के आती हैं कि क्या विचार, जैसा विचार होगा वैसा इंसान आचरण करता है कि नहीं करता है, आचरण या व्यवहार करता है कि नहीं, ठीक है। तो विचार, जैसा कि मालूम है, विचार हमारा क्या है, संज्ञानात्मक पक्ष है, संज्ञानात्मक पक्ष है। विचार के अनुसार इंसान क्या करता है, पसंद या नापसंद करता है, और उसके हिसाब से क्या करता है, आचरण करता है। तो विचार और आचरण के संबंध में अभिवृत्ति देखने जा रहे हैं। तो हमारा जैसा संज्ञानात्मक पक्ष होता है उसके हिसाब से जनरली हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। मतलब हम कोई विचार को पसंद करते हैं और पसंद या नापसंद करते हैं, उसके आधार पर हम आचरण करते हैं, जनरली यही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी अभिवृत्तियां हमेशा हमारे अभिवृत्तियों को कौन संचालित करता है, व्यवहार को संचालित करते हैं, कि हम कौन सी क्रिया या कौन से कर्म करेंगे वो अभिवृत्तियां संचालित करती हैं। जैसा अभिवृत्ति होगा और किस पे चलेगा, विचार पे, कोई धारणा होगी, ठीक है, हमारे कोई जानकारी होगी, उसके आधार पे ये आचरण या व्यवहार होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि हमारी अभिवृत्ति कुछ और है और हम आचरण क्या करने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं, व्यवहार या आचरण कुछ और करने लगते हैं। तो हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी अभिवृत्ति हमारा अच्छा होते हुए भी आचरण हम खराब करने लगेंगे, कभी अभिवृत्ति हमारा खराब होते हुए भी आचरण अच्छा करने लगेंगे।
कहने का मतलब ये परिस्थिति जन्य भी होती हैं अभिव्यक्तियां। तो पहली बात बताया है कि विचार और आचरण के संबंध में देखें अभिवृत्ति, तो जनरली क्या होता है, लोग अपनी अभिवृत्ति के अनुसार ही आचरण करते हैं, जैसा विचार रखते हैं वैसा आचरण करते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जो अपने अभिवृत्ति के प्रतिकूल क्या करने लगता है, आचरण करने लगता है। ठीक है, जैसे कि हम जो हैं आंतरिक रूप से और हम जो बाह्य रूप से जो करते हैं उनमें क्या संबंध है। तो दो बातें आती हैं कि क्या हमारी अभिवृत्ति व्यवहार को निर्धारित करती है। हमेशा अभिवृत्ति, पहली बात कि व्यवहार को निर्धारित करती है, और करती है तो किस सीमा तक, किस सीमा तक व्यवहार का उल्लंघन भी हो सकता है। एक बात तो ये सोचने वाली आ जाती है। दूसरी क्या हम अभिवृत्ति के आधार पे किसी के व्यवहार का भविष्यवाणी कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं। ये दो बातें हमारे सोचने की बात है। अभी हमने क्या बताया कि विचार और आचरण में संबंध देखें, तो जैसा हमारा विचार होता है उसी तरह के आचरण करते हैं, और जनरली अभिवृत्ति में ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ परिस्थिति जन्य कारण होते हैं जिसमें अभिवृत्ति का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो एक हम जो हैं आंतरिक रूप से और एक हम जो करते हैं बाह्य रूप में, क्या ये सेम है? अगर आंतरिक रूप से जो हम हैं और बाह्य रूप से जो हम आचरण करते हैं वो अगर सेम है तो हम कहेंगे कि हम अपने अभिवृत्ति के अनुरूप कर रहे हैं। लेकिन आंतरिक रूप से कुछ और, बाह्य रूप से कुछ और करने लगते हैं तो हम कहेंगे कि अपने अभिवृत्ति से प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ लो। नेक्स्ट हम देखें कि अभिवृत्ति कुछ और, व्यवहार कुछ और होता है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि अगर व्यवहार की देखें, व्यवहार का अभिवृत्ति से अनिवार्य, निरपेक्ष और सीधा संबंध न होकर सापेक्ष संबंध होता है। अनिवार्य नहीं होता है, निरपेक्ष नहीं होता है, सीधा संबंध न होकर कैसा होता है, सापेक्ष होता है। ठीक है, और अभिवृत्ति के अनुरूप या विपरीत व्यवहार कुछ आंतरिक दशाओं और बाह्य स्थितियों पर निर्भर करती है। तो अभिवृत्ति किस पे करती है, परिस्थिति पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, अब जैसे व्यक्ति के संज्ञान में क्या आते हैं, संज्ञानात्मक तत्व में क्या आते हैं, उसके विचार आता है, अवधारणा होता है, जानकारी होता है, विश्वास होता है, ये सब आते हैं व्यक्ति के संज्ञानात्मक में। भावात्मक में क्या, पसंद नापसंद का भाव आता है, उसकी तीव्रता कितनी है वो सम्मिलित किया जाता है। अब हमें मालूम है कि ज्ञान के अनुरूप अगर हमारा संज्ञानात्मक पक्ष जैसे ज्ञान के अनुरूप कार्य करते हैं कि नहीं, ज्ञान के अनुरूप हमारा पसंद या नापसंद आता है भाव। अभी तक हमने यही पढ़ा कि जैसा ज्ञान होगा उस ज्ञान के अनुरूप पसंद या नापसंद की भाव आता है। लेकिन हम इसके अनुरूप क्रिया करें या व्यवहार करें या आचरण करें, ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें ज्ञान है कि स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है। ठीक है, ये हमें ज्ञान भी है। ठीक, और हम इसे नापसंद भी करते हैं। लेकिन बाह्य दबाव इतना होता है, टेंशन इतना होता है इंसान कि उसको क्या करता है, फिर भी सिगरेट पीने लगता है। तो हमारा ज्ञान होते हुए भी, नापसंद होते हुए भी सिगरेट हम क्या कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो ये बाह्य कारकों पे डिपेंड कर रहा है कि क्यों सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि उसको मानसिक शांति मिल रही है। उसको निकोटीन लेने के बाद जो नर्व एक्टिविटी है वो एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, तो अभिवृत्ति कुछ और, व्यवहार कुछ और करने लगता है। अभिवृत्ति कैसा है कि नापसंद करे, सिगरेट पीना नापसंद करे, लेकिन व्यवहार में वो सिगरेट पी रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ का सार ये हम अभी समझे कर देंगे तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अभिवृत्ति के प्रतिकूल व्यवहार किन स्थितियों में संभव है। कब हम अभिवृत्ति में, जैसे हमने कहा कि सिगरेट पीना हम क्या करते हैं, ज्ञान भी है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये भी हम नापसंद भी कर रहे हैं लेकिन पी रहे हैं। तो हम ऐसी स्थिति कब आती है, पहली बात सामाजिक दबाव का प्रभाव पड़े। तो सामाजिक दबाव का प्रभाव पड़े, जैसे कि हम क्या है कि किसी धर्म या जाति में विवाह करने की इच्छा हो हमारी, जैसे हम किसी धर्म या जाति के दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा समाज क्या बोलता है कि जिस जाति के हो, जिस धर्म के हो, उसी धर्म में करना है। तो ये दबाव, सामाजिक दबाव के कारण हमारी अभिवृत्ति क्या थी, दूसरे धर्म से शादी करने की। लेकिन हम उस दबाव के कारण अपनी ही जाति या धर्म में क्या करते हैं,
विवाह करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ये सामाजिक दबाव है। दूसरी बात है कि बाध्यता से करें, कोड ऑफ कंडक्ट से करें। जैसे बाध्यता क्या है कि हम कूड़ेदान का प्रयोग, क्योंकि यदि सार्वजनिक स्तर पे कूड़ा फेंका गया तो जुर्माना लगेगा, तो बाध्यता आ गया ना कि हम कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं, अगर सार्वजनिक स्तर पे कूड़ा फेंकेंगे तो कोई जुर्माना लगेगा, तो बाध्यता आ जाएगी। तो बाध्यता के कारण हम क्या करने लगते हैं, हमारा काम ही है कूड़ा इधर उधर फेंक देना, अभिवृत्ति है, लेकिन हम अपनी अभिवृत्ति के खिलाफ प्रतिकूल हम कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कूड़ेदान में डाल रहे हैं। सार्वजनिक स्थल पे सिगरेट पीना क्या होता है, मनाही होता है, ठीक है, तो हम सिगरेट बहुत पीते हैं लेकिन सार्वजनिक स्थल पे नहीं पिएंगे। गाड़ी में तेज आवाज से संगीत सुनने पे हो सकता है कि हमें दंड मिले, कई जगह दंड दिया जाता है, तो जब दंड मिलेगा तो हम गाड़ी में तेज आवाज से संगीत नहीं सुनेंगे। अगर हम पुस्तकालय, हम अगर अपने घर में हैं तो किताबें इधर उधर फेंके रहते हैं, लेकिन पुस्तकालय में गए तो किताबों को क्या कर रहे हैं, ठीक से रख रहे हैं। गाड़ी चलाते समय गलत दिशा में जाना, ठीक है, तो ये भी हमारा परिस्थिति जन्य या बाध्यता से हम अपनी अभिवृत्तियों को क्या करते हैं, अपने अभिवृत्ति के प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। पहला क्या हो गया, सामाजिक दबाव में, दूसरा बाध्यता से करते हैं, तीसरा हम देखें तो आवश्यकता या जरूरत से करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका मित्र है और मित्र क्या करे, हम खून देना पसंद नहीं चाहते, लेकिन इतना आपका मान लीजिए प्रेमी है या आपका मित्र है, उस मित्र को जिसे आप अटूट प्यार करते हैं, खून की जरूरत है, तो आप अपने अभिव्यक्ति के खिलाफ जाके उसको क्या कर देंगे, खून दे देंगे। जैसे राजनेता का ऐसा है कि राजनेताओं द्वारा चुनाव के समय जनता से हाथ जोड़कर वोट के लिए निवेदन करना। राजनेता, जो भी राजनेता होते हैं वो जनता से हाथ जोड़ना पसंद नहीं करते हैं, अभिव्यक्ति नहीं होती है जात होना, लेकिन राजनेता क्या करते हैं, अब वोट लेना है तो वो क्या कर देंगे, हाथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब जैसे हम टाई नहीं पहनते हैं, हमारी लिटरली है कि हम भी टाई नहीं पहनते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू देना है तो वहां पे ये प्रोटोकॉल बना के टाई पहन के जाना चाहिए, कोट पहन के जाना चाहिए, तो आप पहनेंगे, ठीक है। तो आवश्यकता या जरूरत पड़े तब भी हम अभिव्यक्ति में क्या कर सकते हैं, प्रतिकूल व्यवहार कर सकते हैं। दूसरा, सामर्थ्य के अभाव में भी हम अपने अभिव्यक्ति से प्रतिकूल व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा क्या है, पानी में डूब रहा है और आप वहां पे क्या है, प्रेजेंट है, तो आपको तैराकी नहीं आता, आप आपकी अभिव्यक्ति है कि सबको बचाते रहते हो, हेल्प करते रहते हो, लेकिन आपका सामर्थ्य नहीं है, तैराकी नहीं आता है, तो आप उस बच्चे को बचा नहीं सकते हैं। तो सामर्थ्य के अभाव में भी आप अभिव्यक्ति के प्रतिकूल व्यवहार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विकल्पों के अभाव में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप कहीं अकेले घूम रहे हो, ठीक है, या अपने छोटे मोटे बच्चे के साथ घूम रहे हो, ठीक है, बच्चे हैं ये, बच्चे के साथ घूम रहे हो और ऐसा हो गया आतंकवादी आपके परिवार को पकड़ लिया, और यहाँ पे मौका है कि अभी लड़ लोगे आतंकवादी से तो तुम्हारे परिवार के लोग क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, नहीं तो फिर जकड़ लेंगे, फिर पता नहीं क्या परिणाम होगा। आप लड़ना नहीं जानते हो, लेकिन अपने परिवार की हालत देख के, विकल्प कोई था नहीं, वहां पुलिस थी नहीं, वहां कुछ और नहीं था, आपको ही लड़ना था, उसको क्या कर दिए, गला काट के या गला पकड़ के दबा दिए, मर गया। तो विकल्प नहीं था, वहां पे पुलिस नहीं थी, फोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, और लोग नहीं थे, तो उस आतंकवादी को मार दिए। तो विकल्प के अभाव में हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति और व्यवहार में संगति स्थापित करने वाले कारक क्या माने गए हैं। देखो, हमने कहा ना कि सामान्यतः ऐसा होता है कि जैसा अभिव्यक्ति होता है वो अभिव्यक्ति के अनुसार कार्य करता है, व्यवहार करता है या क्या करता है, आचरण करता है। लेकिन कुछ परिस्थिति जन्य ऐसा होता है कि उसका अभिव्यक्ति कुछ और होता है और आचरण कुछ और करने लगता है। तो हमने इसमें यहाँ पे क्या बता दिया, यहीं पे हम समरी कर दे रहे हैं कि देखो, अभिवृत्ति क्या हो सकता है, हमारा परिस्थिति जन्य हो सकता है, अभिवृत्ति कुछ और हम आचरण या व्यवहार कुछ और कर रहे हैं। तो कब कर रहे हैं ऐसा, अगर हमारे पास सामाजिक दबाव आ जाएगा तो हम करेंगे। अगर कोई बाध्यता की स्थिति आ जाएगी तब हम करेंगे, बाध्यता, ठीक है। तीसरी क्या, हम अगर कोई ऐसा है ना, विकल्प ना हो तो करेंगे, हमारा सामर्थ्य ना हो तो करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या, आवश्यकता अनुसार
पे करेंगे, जैसे खून वाली बात हो गई, खून देने वाली। सामर्थ्य में तैराकी की बात हो गई। विकल्प में विकल्प कोई नहीं है तो आतंकवादी वाला हो गया। बाध्यता क्या, कूड़ेदान में, पुस्तकालय में पुस्तक रखना, कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना, सामाजिक दबाव में विवाह करना की बात आ गई। तो ये अभिवृत्ति कुछ और सकती है, व्यवहार कुछ हो सकता है, लेकिन अभिवृत्ति जैसा हो वैसा ही व्यवहार हो। इसके लिए आपको कौन से संगति, अगर जैसा अभिवृत्ति हो वैसा ही व्यवहार करें, इसको स्थापित करने के लिए कौन से कारक माने गए, कौन से फैक्टर हैं जो व्यवहार के अनुसार, अभिवृत्ति के अनुसार क्या करें, कर्म करें, व्यवहार करें, आचरण करें। इसके लिए क्या है, तो हमने कहा इसके लिए पहला चीज है कि व्यवहार के प्रति अनुरूपता आने के लिए होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति अभिवृत्ति क्या होगी, दृढ़ होगा, अभिवृत्ति उसकी क्या होगी, दृढ़ होगा, तो उसके प्रति मतलब जागरूक होगा। जितना अभिवृत्ति उसकी दृढ़ होगी, जितना स्टेबल होगा, जितना अधिक होगा अभिवृत्ति की क्या कहते हैं इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी, वो इंसान वो अपने अभिवृत्ति के प्रति क्या होगा, जागरूक होगा, और उसी के अनुरूप क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो अगर गहनता है अभिवृत्ति में, तो उसके प्रति जागरूक होगा, तो व्यवहार के प्रति अनुरूपता आ जाएगी। तो अभिवृत्ति जितना इंटेंसिटी या गहनता होगा, उसके अनुरूप व्यवहार करने लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि पहुंच या योग्यता, पहुंच योग्यता मतलब कि जैसे कि अगर हमें मालूम है कि कोई अभिवृत्ति है और उस अभिवृत्ति से हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगे, तो हम कहेंगे कि इस अभिवृत्ति को हम अपनाने लगेंगे या इससे हम इसके व्यवहार से हटेंगे नहीं, क्योंकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि सुबह सुबह हम टहलने जा रहे हैं, तो हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्टि मिल रही है, तो हमारा कैसा होगा, इसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकास होगा। तो सकारात्मक होगा तो हम टहलना जाने लगेंगे। ठीक है ना। जब हमें मानसिक और शारीरिक सुख मिल रहा है, तो संतुष्टि मिल रहा है, तो ठीक है। अगर किसी अभिवृत्ति में उसको पुरस्कार ही पुरस्कार मिल रहा है, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमको हमारा हर एक एग्जाम में क्या हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप एग्जाम को बड़े अच्छे को लोगे या एग्जाम को बहुत अच्छे से करोगे, मतलब आप अभिवृत्ति पढ़ाई अच्छे से करोगे। कभी भी शिक्षा करोगे या पढ़ाई करोगे तो आपकी अभिवृत्ति शिक्षा लायक हो जाएगी, मतलब आपकी अभिवृत्ति कैसी हो जाएगी, शिक्षा ग्रहण करने की हो जाएगी जब भी आपको पुरस्कार है। लेकिन अगर कहीं दंड मिलने लगे तो वो आप अभिवृत्ति क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। मतलब सीधी बात है, यहाँ इतना कहानी बताने का मतलब नहीं कि जो कर्म करने से जैसी हमारी अभिवृत्ति है, उस अभिवृत्ति को रखे रहने में, जैसे कि हम 4 बजे पढ़े किसी टॉपर का कि 4 बजे उठने से हमारा सिलेक्शन हो जा रहा है, तो हमारी अभिवृत्ति थी नहीं 4 बजे उठने की, 4 बजे की उठने की नहीं थी, लेकिन हमको चाहिए था सिलेक्शन। हम 4 बजे उठने लगे और 4 बजे उठने लगे तो देखा कि हमको क्या मिला, पॉजिटिव रिजल्ट मिला। तो अब हमेशा से हमारी अभिवृत्ति 4 बजे उठने की रहेगी और भी काम में सक्सेस पाने के लिए। तो हमारी जैसी अभिवृत्ति होगी, पहुंच अगर अच्छा मिलेगा ना, पहुंच योग्यता अगर अच्छी होगी, तो हमें क्या होगा, उस अभिवृत्ति को अनुसार ही काम करेंगे। ठीक है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हम हमेशा अपनी अभिवृत्ति के अनुसार काम करेंगे। जैसे टहलना की बात हो गया, पुरस्कार की बात हो गया, प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार पे भी हमारा व्यवहार प्रेरित होता है। जैसे इसमें सकारात्मक और नकारात्मक होगा। अगर प्रवृत्ति सकारात्मक होती है तो व्यवहार कैसा होगा, सकारात्मक होगा। अगर हमारी अभिवृत्ति नकारात्मक होगा तो अभिव्यक्ति कैसा होगा, नकारात्मक होगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा, प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार पे भी हम अपनी अभिवृत्ति को क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बोलता है कि अपने कलीग से बात करने पे, 4 कलीग हैं, कलीग से बात करने पे हमारा अभिवृत्ति क्या मतलब हमारे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि वो हमेशा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वगैरह करते हैं। तो ये हम हमेशा उस काम के प्रति कैसे हमारा कलीग बना है, कैसे हमारा उसकी, मान लो कि हम अभिवृत्ति से ही निर्धारित होगा कि हमारा दोस्त कैसे बना है, तो उस अभिवृत्ति को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि इनका साथ पाना है। तो प्रत्यक्ष अनुभव पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष अनुभव मतलब इसको देख लो, किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव भी व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। अभिवृत्ति का व्यवहार पे सकारात्मक और नकारात्मक असर दोनों पड़ता है। ठीक है। यदि प्रवृत्ति क्या है, सकारात्मक हो, तो फिर व्यवहार कैसा होगा, सकारात्मक होगा। अगर हमें प्रवृत्ति हमारी कैसी है, सकारात्मक है, तो हमारा कहते हैं ना थिंक पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव, वही बात यही है अभिवृत्ति की, थिंक पॉजिटिव वो पॉजिटिव।
यदि प्रवृत्ति आपकी सकारात्मक है तो व्यवहार भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। यदि प्रवृत्ति आपकी नकारात्मक है तो उसकी अभिव्यक्ति भी नकारात्मक व्यवहार के रूप में उभरती है। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव से भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया। जानते हो कि अभिव्यक्ति में क्या होता है, संज्ञान पक्ष आता है या जानकारी या विचारधारा आता है। तो संज्ञान पक्ष के आधार पे हम क्या करते हैं, ज्ञान होता है, उस ज्ञान के आधार पे किसी चीज को मूल्यांकन करते हैं, बौद्धिक क्रिया करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ये हम देखते हैं कि कोई व्यवहार, कौन सा चीज हम मूल्यांकन करें और निर्णय लेते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। ये बौद्धिक प्रक्रिया पे होता है। जैसा हमारा ज्ञान होगा उसके आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे और कहेंगे ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा भी हमारा पता चलता है कि जैसा बौद्धिक प्रक्रिया होगा, मतलब सीधी बात हम पढ़ क्या रहे हैं ये भी ध्यान रखना कि बौद्धिक प्रक्रिया, इससे पहले हमने पढ़ा प्रत्यक्ष अनुभव, इससे पहले पढ़ा पहुंच योग्यता, इससे पहले हमने पढ़ा क्या कि व्यवहार के प्रति अनुरूपता। ये अगर होता है इंसान के पास तो जैसा संगति बनता है, जैसा उसकी अभिवृद्धि होती है वैसा वो व्यवहार करता है। जैसा अभिवृद्धि होती है प्रत्यक्ष अनुभव के अनुसार पे, ठीक है, बौद्धिक प्रक्रिया के अनुसार पे जैसा ज्ञान होगा, अर्थात अभिवृत्ति का ज्ञान पाठ होगा, तो उसी के आधार पे बौद्धिक मूल्यांकन करेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव करेगा। ठीक है, आप देखें कि अभिवृत्ति का विचार और व्यवहार के साथ क्या संबंध है। इस संबंध में दो मुख्य अवधारणाएं होते हैं कि अभिवृत्ति का विचार और व्यवहार के साथ संबंध क्या है। तो अभिवृत्ति विचार से संचालित होती है एवं व्यवहार को नियंत्रित करती है। तो ये संबंध की बात हम लोग आप पढ़ रहे हैं। तो ये भी देख लो कि पहली बात है कि अभिवृत्ति क्या है, विचार से संचालित होती है और व्यवहार को करती है। तो अभिवृत्ति में ये देखो, अभिवृत्ति में विचार क्या है, विचार हमारा संज्ञान पक्ष है, संज्ञानात्मक है, और संज्ञानात्मक है तो इसी विचार के आधार पे हमारा क्या होता है, अभिवृत्ति संचालित होती है। हम किसी चीज को पसंद या नापसंद करेंगे और उसके आधार पे व्यवहार को अपने नियंत्रण करेंगे। हमें जो पसंद होगा उस चीज को करेंगे और जो नहीं पसंद होगा वो नहीं करेंगे। तो व्यवहार को नियंत्रण करता है। तो अभिवृत्ति विचार से संचालित होती है और फिर अभिवृत्ति व्यवहार को नियंत्रित करती है। ये पहला संबंध। दूसरा क्या है, जब अभिवृत्ति अपने अनुरूप व्यवहार में व्यक्त नहीं हो, जब अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार न हो तो क्या हो सकती है, फिर वहां विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। अभिवृत्ति के अनुसार व्यवहार ना करोगे तो फिर विसंगतियां उत्पन्न होंगी। बहुत सारी विसंगतियां, जो विसंगतियां हमने पहले पढ़ा था कि अभिवृत्ति कुछ और व्यवहार कुछ और, उस तरह की विसंगतियां उत्पन्न होंगी। ठीक है, अब नैतिक अभिवृत्ति या मोरल एटीट्यूड से पहले हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं उसको समझे कर लेते हैं। हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अभिवृत्ति कुछ और हो, व्यवहार कुछ और हो, या ये भी हो सकता है कि अभिवृत्ति के अनुरूप क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, अनुरूप कार्य कर रहा है, या हो सकता है कि अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कब, अभिवृत्ति कुछ और उसका व्यवहार कुछ और कब होगा। तो हमने इसके बताया कि जब सामाजिक दबाव होगा तब होगा, जब हमने बताया कि सामर्थ्य का अभाव होगा तब होगा, विकल्पों की उपस्थिति नहीं होगी तब होगा। फिर कब होगा, तो बाध्यता से होगा। ठीक है, फिर क्या, आवश्यकता के अनुरूप होगा। ठीक है, आवश्यकता के अनुरूप होगा। ये सारी चीजें हमारा अभिवृत्ति कुछ और, व्यवहार कुछ और करेगा। लेकिन हमें संगति बैठाना है कि जो अभिवृत्ति है हमारी, उस अभिवृत्ति के अनुरूप ही क्या करें, व्यवहार करें। तो इसके लिए क्या हमने बोला कि, तो इसमें हमने क्या बोला, क्या कि व्यवहार के रूप में अनुरूपता। क्या इसमें बोला, व्यवहार के रूप में अनुरूपता, कि हमारी अभिवृत्ति क्या है, बहुत दृढ़ है। तो हमारा दृढ़ है का मतलब कि बहुत इंटेंसिटी अधिक है। तो इंटेंसिटी अधिक है तो हमारा क्या होगा, उस अभिवृत्ति के अनुरूप व्यवहार अपने आप होने लगेगा। जितना इंटेंसिटी अधिक होगा व्यवहार अपने आप होगा। मतलब कि अभिवृत्ति व्यवहार के रूप में काम करे
तो इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, दृढ़ होने चाहिए, और हमारा जितना अधिक दृढ़ होगा तो व्यवहार अपने आप होने लगता है, तो उसमें संगति बैठ जाता है। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा पहुंच योग्यता, पहुंच योग्यता। दूसरा है कि अगर हमारी अभिवृत्ति से बल्ले बल्ले रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो हम अपनी अभिवृत्ति से विसंगत होंगे ही नहीं, उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव, अगर हमें मालूम है कि हमारी अभिवृत्ति इतनी अच्छी है कि हमारे मित्र क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जब बुला रहे हैं आ रहे हैं, तो हम वो अभिवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रहा है कि हमारे मित्रों के साथ घनिष्ठता बढ़ रही है, तो प्रत्यक्ष अनुभव। चौथा हमारा क्या बताया, इसमें प्रत्यक्ष अनुभव क्या क्या बोल दिया, व्यवहार रूप में अनुरूपता, पहुंच योग्यता, प्रत्यक्ष अनुभव, बौद्धिक क्रिया। बौद्धिक क्रिया, बौद्धिक क्रिया का मतलब क्या, कि हम जानते हैं कि अभिवृत्ति में संज्ञान पक्ष होता है, अभिवृत्ति में क्या होता है, संज्ञान पक्ष होता है, संज्ञानात्मक होता है, संज्ञान पक्ष होता है। संज्ञानात्मक पक्ष होने की वजह से मतलब कि हमें ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने में हमें बुद्धि लगाना पड़ता है। तो बौद्धिक क्रिया से अगर कोई चीज हमको अच्छा मिल रहा है और बौद्धिक क्रिया पे हम मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि ये हमको दो ग्रुप में ज्वाइन करना है, ए और बी में, और फिर इनकी अपने ज्ञान के अनुसार पे इनको मूल्यांकन करके और ए को क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, और हमारा ए के साथ साठ गांठ अच्छा बैठ गया, ये ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, तो हमें लगेगा कि हमारी ज्ञान अच्छी थी और हमारी बौद्धिक प्रक्रिया भी क्या थी, अच्छी थी, तो हम इसको मूल्यांकन करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो बौद्धिक क्रिया भी हो गया। तो इतनी बात समझ में आया कि व्यवहार कुछ और, अभिवृत्ति कुछ और, व्यवहार कुछ और। संगति करने के लिए व्यवहार रूप, व्यवहार के रूप में अनुरूपता, पहुंच योग्यता, प्रत्यक्ष अनुभव, बौद्धिक क्रिया। अब नैतिक अभिवृत्ति, हमने अभिवृत्ति को बड़े अच्छे से पढ़ा था, क्या बोला था, आप जरा सा यहीं पे देख लो, अभिवृत्ति को पढ़ा था। अभिवृत्ति है क्या, तो किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का किसी विषय, किसी विषय, विषय के प्रति, के प्रति संज्ञानात्मक, मतलब वही विचारधारा, विचारधारा, जानकारी, जानकारी, और पसंद, पसंद नापसंद, नापसंद की भाव, की भाव, तथा क्रिया करने की तत्परता, क्रिया करने की तत्परता, ये क्या है, तत्परता की समुच्चय को, के समुच्चय को क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। यही तो बोला था। अब हमें बस इतना सा चेंज कर देना, किसी व्यक्ति का, किसी विषय, किसी विषय को हटा देना है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नैतिक अभिवृत्ति, मोरल एटीट्यूड। विषय को हटा के हम क्या कर देंगे कि क्या, नैतिक अभिवृत्ति में विषय क्या होगा, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ठीक है, नैतिक निर्णय, नैतिक निर्णय, नैतिक निर्णय, और नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत। तो हम कहेंगे किसी व्यक्ति का नैतिक मूल्य, नैतिक निर्णय, नैतिक सिद्धांत के प्रति विचारधारा, धारणा, जानकारी, अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष, पसंद नापसंद का भाव, तथा क्रिया करने की तत्परता के समुच्चय को क्या बोलते हैं, नैतिक अभिवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, फिर से देख लो, ये बात हम समझा रखे हैं कि विषय में ही चेंज कर देंगे, यही गेम करना है, एक डिफरेंस, एक डिफिनेशन अच्छे से रखो और वहीं पे विषय चेंज कर दो। तो देखो, नैतिक अभिवृत्ति नैतिक मूल्य, नैतिक निर्णयों, नैतिक सिद्धांतों आदि के संबंध में व्यक्ति के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक घटक को इंगित करता है। ये छोटा सा हो गया। नैतिक अभिवृत्ति वह है जो किसी विचार, व्यवहार या व्यक्ति का गुणात्मक मूल्यांकन करती है। तो नैतिक अभिवृत्ति वह है जो किसी विचार, व्यवहार या व्यक्ति का गुणात्मक मूल्यांकन करती है, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन करती है। यहाँ उनके संबंध में अच्छे बुरे, पसंद या नापसंद का भाव प्रकट किया जाता है। नैतिक अभिवृत्ति का संबंध चाहिए से होता है। हमने डिफिनीशन जो बताया वही डिफिनीशन यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे, तो हमने डिफिनीशन क्या बोला था कि किसी व्यक्ति के किसी विषय के प्रति, मतलब नैतिक विषय, नैतिक विषय के प्रति, सीधी बात है, किसी व्यक्ति की, यहाँ पे देखो, नैतिक सिद्धांत आदि के संबंध में व्यक्ति की ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। तो हम वही चीजें लिख रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। हमने जो डिटेल में बताया था वही, कि किसी व्यक्ति का
किसी व्यक्ति का नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांतों, नैतिक निर्णयों और नैतिक निर्णयों और क्या बोले, एक और चीज छोड़ रहे हैं हम, किसी व्यक्ति का नैतिक सिद्धांतों, नैतिक निर्णयों और नैतिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति का जानकारी, धारणा, ठीक है, विचारधारा, संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव, पसंद नापसंद की भाव तथा क्रिया करने की तत्परता को ही क्या बोलते हैं, नैतिक अभिवृत्ति बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है कि हम एक व्यक्ति को ईमानदार आचरण की प्रशंसा इस आधार पे करते हैं कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। किसके आधार पे करते हैं? सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो इसके आधार पे हम किसी व्यक्ति के ईमानदारी आचरण करते हैं। एक व्यक्ति को सदैव ईमानदार रहना चाहिए क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। विभिन्न दल सत्ता में आने के बाद अपने पार्टी के अनुरूप अधिकारियों को पोस्टिंग और विभिन्न पदों पर कार्य करने की सिफारिश करते हैं। इन सबसे लोक सेवकों की निष्पक्षता प्रभावित होती है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नैतिक अभिवृत्ति में क्या होता है, ठीक है ना। अब इसको हम डीकेडी में रखेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। ये ऐसे में तो पढ़ के तो हम बता चुके हैं आप लोगों को। जैसे ईमानदार होता है जो अशोक खेमका को देख लो, जितना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होगा उसकी तबादला भी उतनी ही ज्यादा होता है, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज को महत्व नहीं देते हैं। तो नैतिक अभिवृत्ति कभी भी नैतिक प्रत्यय को प्राप्त करना है ना, देखो नैतिक प्रत्यय को प्राप्त करना है। नैतिक प्रत्यय क्या है? नैतिक प्रत्यय का मतलब उचित, शुभ, वांछनीय, ये सब प्राप्त करना है ना। तो हमें कैसे प्राप्त करना होगा? हमें प्राप्त करना होगा नैतिक अभिवृत्ति से। नैतिक अभिवृत्ति अगर होगी तो फिर नैतिक अभिवृत्ति सब में जागृत होगा तो कहीं करप्शन नहीं होगा, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि पारदर्शिता से काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि असंवेदनशीलता हो जाएगी। नैतिक अभिवृत्ति में ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो नैतिक अभिवृत्ति के बारे में जान लिए ओवरऑल, उसको डीकेडी करेंगे और क्या कैसे कमी हो सकता है, क्या डीकेडी करेंगे तो वो देख लेंगे। डीकेडी का आएगा, हर एक यूनिट का एक डीकेडी आएगा। राजनीतिक अभिवृत्ति का क्या? तो हमने कहा कि अभिवृत्ति में ही हम क्या कर देंगे, विषय को चेंज कर देंगे। विषय क्या हो जाएगा यहाँ पे? राजनीतिक सिद्धांत, विचारधारा में कौन हो सकता है? उदारवाद हो सकता है, पूंजीवाद हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है। विषय में क्या हो सकता है ये ध्यान रखना। विषय में एक हो सकता है कि हम कैसा राजनीतिक सिद्धांत चाहते हैं। राजनीतिक गलत लिख दिया यार, राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। विचारधारा में हमारा बहुत तरीके के विचारधारा हो सकता है। उदारवाद हो सकता है, ठीक है, उदारवाद हो सकता है, पूंजीवाद हो सकता है, साम्यवाद हो सकता है, समाजवाद हो सकता है, ये हो सकता है। तो विचारधारा। फिर शासन का स्वरूप कैसा हो? स्वरूप के मतलब कि लोकतंत्र हो, कि राजतंत्र हो, कि धर्मतंत्र हो, ठीक है। लोकतंत्र हम लिख रहे हैं लेकिन कैसा हो सब लिखेंगे, राजतंत्र या धर्मतंत्र, ठीक है ना। और साथ ही साथ चुनाव प्रणाली कैसी हो? चुनाव प्रणाली हो सकता है कि मतपत्र द्वारा किया जाए, ईवीएम द्वारा कराया जाए, ऐसा हो। ये विषय होगा। राजनीतिक अभिवृत्ति में विषय क्या हो जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत, विचारधारा, शासन का स्वरूप और चुनाव प्रणाली। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि किसी व्यक्ति का किसी विषय के प्रति, विषय को हटा के क्या बोलेंगे? राजनीतिक सिद्धांत, विचारधारा, शासन का स्वरूप, चुनाव प्रणाली के प्रति, ठीक है, चुनाव प्रणाली के प्रति व्यक्ति का विश्वास, जानकारी, धारणा, पसंद नापसंद का भाव, अनुकूल प्रतिकूल कार्य करने की तत्परता के समुच्चय को राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। बात खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे
इन तीनों टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं राजनीतिक वगैरह के। और नैतिक, हाँ, अभिवृत्ति से, नैतिक अभिवृत्ति को डीकेडी करना बहुत जरूरी है, ये आप जरूर दिलाना। क्योंकि यहाँ से हम लोग लिखने के तो नहीं है, हमने एक प्रोटोकॉल बता दिया, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो अब जैसा व्यक्ति की अभिवृत्ति होगा वैसा राजनीतिक होगा। आप देखो, राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले या निर्माण करने वाले, वो प्रभावित भी कर सकते हैं या निर्माण भी। कहेंगे राजनीतिक अभिवृत्ति को निर्माण करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, तो यही बताओगे। राजनीतिक अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो यही बताओगे। तो पहला बताओगे समूह लगाओ, ग्रुप एफिलिएशन। जानते हो कि हमने बताया था प्राथमिक ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और टर्सरी ग्रुप। समूह कितने तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एक संदर्भ ग्रुप बोलो इसको, संदर्भ ग्रुप। प्राथमिक में कौन आते हैं, जो घनिष्ठ होते हैं। सेकेंडरी में क्या हो गया, क्लब हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सेकेंडरी में आते हैं, ठीक। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और संदर्भ समूह में कौन आते हैं, कि हम किसी को संदर्भ मान के, संदर्भ मान के मतलब आइडल मान के, रोल मान के हम उसका आत्मीकरण करते हैं, आत्मीकरण करते हैं। तो आप देखो कैसे होता है, ये तीनों चीजें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी समझ गए। तो समूह लगा के द्वारा हम निर्माण कर सकते हैं। जैसा हमारा घनिष्ठ लोगों के साथ प्राथमिक में क्या, जैसा घनिष्ठ लोग का में विश्वास होगा राजनीति के प्रति, जैसा परिवार में विश्वास होगा वैसा ही तो आपका भी होगा अभिव्यक्ति। आप बीजेपी को पसंद करते हो, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपके घर वाले भी बीजेपी को पसंद करते होंगे, ठीक है। तो प्राथमिक समूह के आधार पे आप राजनीतिक अभिवृत्ति बना सकते हैं। संदर्भ समूह को भी बना सकते हैं आप। सेकेंडरी समूह को भी लेके, जैसे क्लब में जा रहे हो और क्लब में आपके 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त ने निर्णय दिया यार बीजेपी ने ये काम किया, आपने ये काम किया, तो हम तो ज्यादातर आपको पसंद करते हैं। तो उसने आपके संज्ञान पक्ष को क्या किया, चेंज कर दिया कि आपने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है ना, एजुकेशन के मामले में है। तो ऐसा किया तो क्लब में बैठ के आपको पता चला कि हाँ आपको करना चाहिए। तो संदर्भ समूह को, संदर्भ समूह यानी क्लब के अनुसार आप कार्य करने लगे। तो प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह और सेकेंडरी समूह भी आपको निर्धारित करते हैं। जैसे कि जैसा संदर्भ होता है ना, उसको आत्मीकरण करने लगता है। जैसे कि अगर जाहिर सी बात है कि मोदी को फॉलो कर रहा है, पीएम मोदी को फॉलो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जितनी बातें हैं उनको आत्मीकरण करता है। वो जिस चीज को पसंद कर रहे होंगे उसको वो ये भी पसंद कर रहा हो। तो ये तीनों आधार पे देखा जा सकता है। यहाँ पे प्राथमिक और संदर्भ भी बोला गया है, लेकिन सेकेंडरी भी हो सकता है। नेक्स्ट परिवार हो सकता है, प्राथमिक समूह हो सकता है। जैसे अमेरिका में बुश परिवार के पीढ़ियों से डेमोक्रेटिक पक्ष का समर्थन करता है, तो उनके परिवार डेमोक्रेटिक से था, तो इसलिए बुश भी देखो कि डेमोक्रेटिक पार्टी को से ही ये बुश भी आए थे। तो ये परिवार के ऊपर है, ये हमने बता दिया था छोटे में। आर्थिक दबाव के अनुसार भी होता है राजनीतिक परिस्थितियां का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि क्या हो गया, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हो जाए, जीडीपी में गिरावट हो जाए, ग्रोथ रेट में गिरावट हो जाए, बेरोजगारी बढ़ने लगे, तो सत्ताधारी दल के प्रति क्या हो जाएगा, नकारात्मक अभिवृत्ति प्रबल हो जाएगी। तो नकारात्मक होगी तो अगली बार जब चुनाव होगा ना, तो इनको हटा देंगे, ठीक है ना। तो राजनीति में आर्थिक दबाव होगा। अब ये प्रति व्यक्ति आय गिरावट, जीडीपी में गिरावट और लोगों के रोजगार में कमी, ये आर्थिक दबाव है, ठीक है ना। आर्थिक दबाव की वजह से उस सत्ता दल के प्रति क्या हो जाएगा, नकारात्मक होगा तो गिरा देंगे, और जो इसमें बल्ले बल्ले होगा उसको फिर से पसंद करेंगे, अगले बार भी लाएंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें तो समाज और शिक्षण संस्थान का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे धार्मिक संबंध, धार्मिक संदर्भ में देखें, समाज में क्या आता है, धार्मिक भी होता है, ठीक है। जैसे राजनीतिक अभिवृत्ति पे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि का भी प्रभाव पड़ता है समाज में। तो जातिगत होता है। अगर कोई ज्यादातर अपनी जाति के लोगों को वोट देना पसंद करते हैं, जातिवाद होता है, धर्मवाद होता है, भाषावाद होता है, क्षेत्रवाद होता है, अपने क्षेत्र के लोगों को पसंद, चाहे किसी पार्टी का उठाओ, अपने क्षेत्र के लोगों को देना पसंद करेंगे। तो धार्मिक संदर्भ में क्या है कि विभिन्न पार्टियां यद्यपि स्वयं को धर्मनिरपेक्ष होने की दावा करती है, लेकिन जैसे ही टिकट वितरण की बात आती है तो धार्मिक संदर्भ को ध्यान रख के टिकट देती है। चुनावी मुद्दे में देखो तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा वाद विवाद किया जाता है। राजनीतिक घोषणा पत्र देखो, गरीबी, बेरोजगारी आदि होता है चुनावी मुद्दे। तो चुनावी मुद्दे से भी आदमी का अभिवृत्ति क्या होता है, चेंज होता है। कि मीडिया से भी प्रभावित होता है, सिविल सोसाइटी से प्रभावित होता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण भी बनता है अभिवृद्धि, राजनीतिक अभिवृद्धि। नेता की व्यक्तित्व कैसा है, पीएम मोदी का बनती है तो व्यक्तित्व के आधार पर भी बनता है। फिर क्षेत्रवाद, भाषावाद, आरक्षण, भ्रष्टाचार, हित समूह, दबाव समूह आदि भी राजनीतिक अभिवृत्ति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये सब भी प्रभावित करते हैं, मतलब निर्माण कर सकते हैं या
हटा सकते हैं, ठीक है ना, परिवर्तन कर सकते हैं। अब भारत के लोगों में राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी है, ये हमारा यहाँ पे 2 स्लाइड और है, बस इसको खत्म, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन भारत के में राजनीतिक अभिवृत्ति कैसी है। तो देखो भारत में पहले क्या था ना, राजनीतिक पहले अस्पष्टता नहीं थी, अस्पष्टता नहीं थी। क्यों राजनीति की बात करें तो राजनीतिक अभिवृत्ति में अभी क्या है ना कि कुछ लक्षण देखने गए तो पहले नहीं थे, पहले वही के इसी का अपोजिट। अभी क्या लक्षण दिख रहे हैं वो देख लो। अभी जन केंद्रित हो गए हैं, अभी क्या हो गया है, जन केंद्रित हो गया है। जैसे सबका साथ, जैसे एग्जांपल सबका साथ सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास, जन केंद्रित हो गए हैं, ठीक है ना। ये पहली बात होगी। अब जैसे जन केंद्रित हो गया, एग्जांपल और भी दे सकते हो, मनरेगा हो गया, भूमि अधिग्रहण बिल हो गया, या पीएमओ ऑफिस में कोई आने से पहले नीति ड्राफ्ट जारी किया जाता है, इससे सुधार मांगा जाता है। तो ये सब एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि एनजीओ या सिविल सोसाइटी के लोग क्या करने लगे हैं, पार्टिसिपेट करने लगे हैं, भागीदारी आने लगे हैं। अब इन लोग भागीदारी होने लगी है तो ये लोकतंत्र क्या होने लगा, ज्यादा सुनिश्चित होने लगा। तो अब राजनीतिक अभिवृत्ति अभी कैसा हो गया कि जन केंद्रित हो गया है, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट होने लगी है, लोकतंत्र ग्राउंड लेवल पे या जमीनी स्तर पे गया है, किससे, 73वें संविधान संशोधन के, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब हम आलोचना करने लगे हैं किसी की, मीडिया के द्वारा आलोचना करने लगे हैं, मीडिया आलोचना करने लगे, हम सोशल मीडिया में अपना आलोचना करने लगे हैं। उसको कोई चीज देखो कि सोशल मीडिया में अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है अधिकारी, उसको फोटो लगा के वीडियो लगा दो, देखो तुरंत राजनीतिक सत्ता दल वाले तुरंत उस अधिकारी को हटा देंगे। तो मीडिया, सोशल मीडिया का भी प्रभाव इसी के अपोजिट में पहले लिख देंगे कि पहले नहीं था, निष्पक्ष नहीं था। तो ये भारत के लोगों को राजनीतिक अभिवृद्धि अभी कैसी हो गई है, ये बात है। इसमें डीकेडी करेंगे तो ज्यादा सही होगा। राजनीतिक संस्कृति की बात करें, राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या, किसी समाज की संस्कृति के वे पक्ष जो उसकी राजनीति को प्रभावित करती है। कि हर एक समाज की अपनी संस्कृति होती है और समाज की संस्कृति के अनुसार क्या होता है, राजनीति चलती है, हमेशा राजनीति चलती है। तो जैसा संस्कृति होगा वैसा राजनीति होगा, ठीक है ना, संस्कृति के अनुसार राजनीति होगा। तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब क्या, समाज के अनुरूप क्या, राजनीति, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति में मुख्यतः उस राष्ट्र के ऐसे मूल्यों और विश्वासों और मानकों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि जैसे कि हम भारतीय हैं और भारतीय समाज कैसा है, तो हमें बहुत बोला गया है आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है। तो हम लोग देखोगे आध्यात्मिक मूल्यों को बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं राजनीति में। सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे, मतलब हाई लेवल की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लोकतंत्र की बात करेंगे। तो जैसे समाज होगा उस हिसाब से संस्कृति का निर्धारण, जैसे कि हम लोकतंत्र को ज्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन की प्रजातंत्र, राजतंत्र के। राजतंत्र या धर्मतंत्र हमारे यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि हम शुरू से लोकतंत्र में विश्वास रखे हैं, ठीक है। तो हमारे राजनीतिक संस्कृति जैसा समाज होगा उसके अनुरूप हमारी राजनीतिक संस्कृति होगी और समाज की जितनी कैरेक्टरिस्टिक है गिना दोगे वही राजनीति की संस्कृति की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो बस यही आज के लिए एंड है और नेक्स्ट में हम इसको समझाएंगे। जब ये यूनिट खत्म हो जाएगा तो डीकेडी, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा डीकेडी केवल देख लोगे तो काम बन जाएगा, लेकिन देखते चलो, ठीक है ना, परेशान ना होना। चलो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।